टीम होने के बाद भी अभी दे नहीं रहा एक्सेस। क्लास इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड। ये कर दीजिए। हाँ 7217। ठीक है। हाँ कमेंट आ रहा है। ठीक है, मैं सर को बोल देता हूँ ज्वाइन करना। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड गुड इवनिंग। आज फिर हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने कल छोड़ा था। और आज मैं आपके लिए, जैसे मैंने एक परंपरा शुरू की है, आपको पता है और आप लोगों ने इसको एक्नॉलेज किया है कि 5 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस डेली रखूंगा। आज मैं वो क्वेश्चन नहीं लाया। क्यों? क्योंकि कल हम लोगों का कोर्स आगे बढ़ा नहीं, आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज थे, तो मैंने उसी को इंटरटेन किया। आज भी मैं इसी मूड में हूँ कि थोड़ा सा टाइम आपके क्वेरीज पर ही ज़्यादा दे दूँ, और तब तक हम सिलेबस के कुछ काम को आज आगे बढ़ाएंगे। फिर मैं कल 5 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आपको लाऊंगा। तो सबसे पहले मेरा एक होमवर्क, मैंने एक एनसीईआरटी बुक आपको पढ़कर आने के लिए कहा था, याद करिए। एनसीईआरटी बुक्स में मैंने वो चैप्टर्स ईयर मार्क किए थे, मैं फिर एक बार उस चैप्टर पर ले जाता हूं। पहले आप लोग हमें बताएं, मिस्टर अंकुर, बी केयरफुल एंड बी कॉन्शियस अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन, एंड जस्ट इन्फॉर्म मी ये कितने बच्चे मेरे प्रश्न के जवाब देने की स्थिति में। मैं रखता हूं अपने उस प्रश्न को जो मैंने एनसीईआरटी के रूप में इन्हें डाला था। उन प्रश्नों को देखिए जो आपके एनसीईआरटी के फॉर्मेट में है, आप ध्यान कर लीजिए। इतिहास में तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है, ये तो हो चुका था, ये सब हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। हमने तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए थे। वंस अगेन आई एम ब्रिंगिंग टू यू माय क्वेश्चन, आई एम ब्रिंगिंग यू टू माय क्वेश्चंस। तो वंस अगेन आई एम ब्रिंगिंग यू टू माय क्वेश्चंस, जस्ट कम टू दिस पॉइंट। किन परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार मिला? किस कारण से इसका अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा शुरू हुई? ये प्रश्न नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर सेकेंड, ओके, तो हाउ कैन यू मूव विदाउट द चैट? जस्ट टेल मी वन थिंग, do the students hear my voice? Yes sir. Even if I am talking about chat, they will be clear about my instructions. Yes. तो माय स्टूडेंट्स, अभी आपका जो चैट जो क्वेरीज का है वो आ नहीं पाएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। इन घबराए नहीं, वो आ जाएगा। तब तक मैं अपने कोर्स को आगे बढ़ाता हूँ, आपको विजुअलाइज करता हूँ, अनुमान से विजुअलाइज करता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा और आप चीज़ों को भली भांति समझ पाएंगे। हालांकि आप क्वेश्चन अभी नहीं पूछ पाएंगे थोड़ी देर, लेकिन उसके लिए आप चिंता ना करें। और मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक से इतना क्लियर कर देता हूं कि आप उसको समझ जाएंगे। तो कल हम लोग की बात यहां समाप्त हुई थी कि यूरोपीय कंपनियां वन बाय वन आई, सबसे अंत में फ्रेंच कंपनी आई, और फ्रेंच कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। उसने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत को बनाई 1668 में, और फिर धीरे धीरे मसूलीपट्टनम, चंद्रगिरी, पौंडीचेरी, चंद्रगिरी, इस तरह से उसने अपनी फैक्ट्रियां खोलनी आरंभ कर दी। यह बताने की जरूरत नहीं कि फैक्ट्री का मतलब क्या है। फैक्ट्री का मतलब उनका वेयर हाउस होता था, वह स्थल होता था, जो उनका गोडाउन, आप प्रैक्टिकली कह सकते हैं गोडाउन, जहां वह व्यापारिक वस्तुएं रखते थे, और वहां से वो मर्चेंटाइज गुड्स वहीं पर वो रिसीव करते थे और वहीं से उसको अन्यत्र निर्यात करते थे।
तो उसको हम फैक्ट्री बोलते हैं। अब यहां पर मैंने जो आपको ये पहला प्रश्न आपको एनसीईआरटी में दिया था वो यह था कि किन परिस्थितियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार मिला, किस कारण से इसका अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। तो कल मैं आपको दोनों तरह की कंपनी बता चुका हूं। एक मैं सरकारी कंपनी आपको बता चुका हूं कि सरकार के द्वारा जिस कंपनी का फॉर्मेशन होता था वह थी सरकारी कंपनी, और जिस कंपनी का फॉर्मेशन प्राइवेट मर्चेंट्स के द्वारा होती थी तो प्राइवेट कंपनी हुई। और अगर वह कंपनी बाजार में अतिरिक्त संसाधन के लिए अपने शेयर जारी करती थी तो उसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते थे। तो इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि पुर्तगीज कंपनी और फ्रेंच कंपनी ये दोनों सरकारी कंपनी थी, जबकि ब्रिटिश कंपनी और डच कंपनी ये दोनों ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। तो उसके विषय में बता चुका हूं जिसका प्रोफेशनल मैनेजमेंट था। क्या चलिए, मैंने आपको यह भी बताया था कि डच और ब्रिटिश के बीच एक कन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन ब्रिटिश फाइनली इंडिया में सेटल कर गए और डच यहां से साउथ ईस्ट एशिया में जाकर सेटल कर गए। तो दोनों का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, दोनों का जो प्रभाव क्षेत्र है वो अलग अलग देशों में हो गया। हाँ, डचों ने कुछ फैक्ट्रियां भारत में भी स्थापित की, बहुत समय तक वह फैक्ट्री रही। कोरोमंडल तट से वो जुड़े रहे, कोरोमंडल तट से कपड़ों का निर्यात करते रहे। कोरोमंडल तट क्या है ये मैं कल आपको बता चुका हूं। लेकिन बाद में चलकर फिर मैंने आपको बताया कि भारत से धीरे धीरे उनकी एक एक फैक्ट्री बंद होने लगी और 1795 ही वाज डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम इंडिया फाइनली। उसके बाद वो इंडिया से डिस्पोज ऑफ हो गए। तो ये घटना 1795 की है। अब उसी क्रम में एक और भी मुद्दा था कि भाई व्यापारिक एकाधिकार क्यों दिया जाता था, मैं कल डिस्कस कर चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि कोई एक कंपनी किसी खास क्षेत्र में अगर भेजी जाती और उसके साथ अगर उस देश की बाकी कंपनियां चली जाती तो समस्या यह होती कि आपस में वो प्रतिस्पर्धा करने लगते और सभी कंपनियों को एक ही कॉमन प्रोडक्ट की जरूरत होती, एक ही तरह के उत्पाद की जरूरत होती। और अगर उसी उत्पाद को सारी कंपनियां खरीदने लगती तो उसका मूल्य इतना बढ़ जाता कि व्यापार का निवेश बहुत बढ़ जाता, इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ जाता और व्यापार का मुनाफा कम हो जाता। तो कहोगे भाई मुनाफा कम हो जाता, उससे सरकार को क्या मतलब था? बहुत बड़ा मतलब था। सरकार को सबसे बड़ा उसमें इंटरेस्ट यह था, सबसे बड़ी उसकी दिलचस्पी या सबसे बड़ा हित यह था कि सरकार को टैक्स के रूप में एक बड़ी रकम उस कंपनी से मिलने वाली थी। लेकिन वह टैक्स की रकम उसे तभी मिल पाती जब कंपनी मुनाफा कमाती। अब आप सोच सकते हैं कि अगर कंपनी मुनाफा कमाने की स्थिति में ना हो तो सरकार को क्या मिलेगा। तो सरकार ने इस समस्या का समाधान करना चाहा, उसे किसी क्षेत्र विशेष में व्यापारिक एकाधिकार दे दिया। उसी को चार्टर बोलते हैं। वो चार्टर उनका अधिकार पत्र था। चार्टर का मतलब वो अधिकार पत्र, और वो संबंधित क्षेत्र में केवल वही व्यापार कर सकते थे, लेकिन उस देश की कोई दूसरी कंपनी नहीं जा सकती थी। यहां तक तो क्लियर हो गया। लेकिन मैंने एक बात बताई, अब मान लीजिए अगर ब्रिटिश सरकार अपनी कंपनी को किसी खास क्षेत्र में व्यापार करने का चार्टर देती है, किसी खास क्षेत्र में व्यापार करने का चार्टर देती है, तो वह चार्टर तो उस देश की कंपनियों पर लागू हो जाएगी। लेकिन आप ही बताइए, आप लोग खुद इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए कि क्या इस बात को, इस चार्टर को फ्रांसीसी कंपनी मान सकेगी? क्या इस चार्टर को डच कंपनी एक्सेप्ट करेगी? नहीं ना। तो वो बाकी कंपनियां तो वहां आ ही रही है, तो उनके बीच आपस में प्रतिस्पर्धा हो ही रही है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जा रहा है किस कारण से इसका अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, तो प्रतिस्पर्धा इसलिए शुरू हुई, मैं आपको बताना चाहता कि एक यह सवाल है, और बंगाल में कंपनी ने व्यापार का विस्तार क्यों किया तथा वह किस प्रकार नवाब के साथ मतभेद का कारण बना, ये आगे डिस्कस करूंगा। और बंगाल की दीवानी से कंपनी को क्या लाभ मिला, ये तीनों आप लोग पढ़ के आए होंगे। फिलहाल मैं आपको, ये तो बहुत आगे बढ़ गया, मैं आपको पीछे ले चलना चाहता हूं। अब मैं आपको पहले यहां पर 2-3 मुद्दे उठाना चाहता हूं। उस मुद्दे को देखिए। पहला मैं यह उठाना चाहता, जैसे कि विभिन्न कंपनियों के बीच, विभिन्न कंपनियों के बीच टकराहट क्यों होती है? कंपनियों के बीच टकराहट क्यों होती है? टकराहट का मतलब संघर्ष, संघर्ष क्यों होती है?
क्यों होती? ये पहले इस मुद्दे को देखते हैं। देखिए, कोई भी सरकार अपनी कंपनी को व्यापार करने का चार्टर देती, यह चार्टर उस देश की कंपनी पर तो लागू हो जाता, लेकिन यह चार्टर उस देश, बाकी देश यानी अन्य देशों की कंपनियों पर लागू नहीं हो पाता। वो जो चार्टर था वो अन्य देशों की कंपनियों पर लागू नहीं हो पाता। तो परिणाम यह होता कि जो अन्य देशों की कंपनियां हैं उसके साथ उसकी प्रतिस्पर्धा चलती रहती, और जब इन कंपनियों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा हो रही तो प्रतिस्पर्धा के कारण इनका मुनाफा कम होने लगता। अब प्रत्येक कंपनी चाहती कि मैं अपने प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटा दूं। अगर अन्य खरीदार नहीं रहेंगे तो वस्तुओं का मूल्य कम रहेगा, और वस्तुओं का मूल्य कम होने का मतलब है कि व्यापार लागत हमारा कम हो जाएगा, और व्यापार लागत कम होने से हमारा मुनाफा बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होता कि प्रत्येक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को रास्ते से हटाना चाहती। तो इसी क्रम में क्या होता कि एक दूसरे से टकराहट होती। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आपस में टकराहट क्यों होती, तो आप कहेंगे कि चूंकि प्रत्येक कंपनी अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहती, वह तभी संभव होता उसके अन्य प्रतिद्वंदी को व्यापार से हटा दिए जाएं, क्योंकि सभी अगर एक ही वस्तु की मांग करते उससे वस्तु का मूल्य बढ़ जाता, और वस्तु का मूल्य बढ़ जाने से व्यापार में निवेश बढ़ जाता, और फिर मुनाफा कम हो जाता। इतना तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अफसोस कि मैं आपका रिएक्शन नहीं जान पाऊंगा। अंकुर, इज दिस एनी वे? नो। नो सर। ओहो, टुडे आई एम कंप्लीटली ब्लाइंड देन। मुझे भी फिर मजा नहीं आ रहा। तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी ऐसा, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि कई बार ऐसा हो जाता है। उसके लिए आप चिंता ना करें, मैं कल आऊंगा तो आपके इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हल करूंगा। अब यहां पर दूसरा मुद्दा उठता है कि कंपनी एवं भारतीय राज्यों के बीच, भारतीय राज्यों के बीच टकराहट क्यों होती? कंपनी एवं भारतीय राज्यों के बीच टकराहट क्यों होती? कंपनी एवं भारतीय राज्यों के बीच टकराहट क्यों होती है? तो यहां पर इस तथ्य को भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आखिर भाई कंपनी और भारतीय राज्यों के बीच टकराहट क्यों होती है, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। तो देखो, एक्चुअली मैंने अभी तो आपने देखा कि सारी कंपनियों के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा होती ताकि व्यापार में निवेश कम हो जाए, मुनाफा बढ़ जाए, मुनाफा व्यापार की लागत कम हो जाए और मुनाफा बढ़ जाए। तो एक दूसरे को रास्ते से तो वैसे नहीं हटा सकते थे, एक दूसरे से रास्ते को से हटाने के लिए उनको आपस में युद्ध करना होता, और युद्ध करने में उनको अपने किले बनाने होते, सेना रखनी पड़ती। तो जब वो किले बना रहे होते, जब अपनी सेना को तैयार कर रहे होते, तो जिस राज्य में उनकी फैक्ट्री होती, वो फैक्ट्री की जिस समय किलेबंदी शुरू करते और अपनी सैनिक तैयारी शुरू करते, तो उस देश का उस राज्य का जो शासक होता वह इस पर आपत्ति करने लगता। वो कहता कि आप एक विदेशी कंपनी होकर तो मेरे ही भूमि पर मेरी संप्रभुता को, मेरी सॉवरेंटी को चुनौती दे रहे हो, बिना मेरे परमिशन के तुम किलेबंदी कर रहे हो, अपनी सेना का रखरखाव कर रहे हो, तो आखिर मैं कौन होता हूं? इसी मुद्दे पर जो इंडियन स्टेट है, जो भारतीय राज्य थे यानी शासक थे, और जो कंपनी थी, उनके बीच टकराहट की स्थिति हो जाती। वही स्थिति फ्रेंच कंपनी के साथ कर्नाटक में भी हुई थी, और वही स्थिति बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई थी। ये दोनों स्थितियां के विषय में मैंने आपको बताया। तो ये दोनों प्रश्न का जवाब तो आपका हो गया। अब हम अगला मुद्दा रखते हैं आपके साथ। आपने मेरे पीडीएफ को पढ़ा होगा, तो अब हम लोग 1 बाय 1 बढ़ते हैं। अब दूसरा मुद्दा उठाया जो आपके पीडीएफ में भी है
कि ब्रिटिश कंपनी ने वाणिज्यिक गतिविधियों से राजनीतिक शक्ति अर्जित करने की ओर क्यों कदम बढ़ाया। तो भाई ब्रिटिश कंपनी ने, जब ब्रिटिश कंपनी आई थी व्यापार करने, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो फिर आकर यहाँ राजनीतिक शक्ति क्यों अर्जित करने लगी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है जो आपको वो दोनों पॉइंट बिल्कुल याद हो गया होगा। जैसे पहला पॉइंट यह है कि एक्चुअली वह जो भारत से वस्तुओं की खरीद करती, जैसे ब्रिटिश कंपनी भारत से वस्तुओं की खरीद करती थी, तो मैं कल से ही आपको बता रहा हूं, आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, ये एक तरफा व्यापार था। तो एक तरफ भारतीय वस्तुओं की तो यूरोप में बहुत ज्यादा मांग थी और यूरोपीय वस्तुओं की भारत में मांग नहीं थी। देयर वाज नो डिमांड फॉर यूरोपियन गुड्स इन इंडिया, सो इट वाज द वन साइडेड ट्रेड, एकदम एक तरफा व्यापार था। तो अब सवाल यह खड़ा होता कि वह जो भारतीय वस्तुएं खरीदते उसको कैसे पे अप करते, उसको चुकाते कैसे, पैसे कैसे चुकाते। तो जो अगर मान लीजिए अगर म्यूचुअल ट्रेड होता तो वहां से कुछ वस्तुएं लाके इंडिया को सप्लाई कर देते, तो वो तो हो नहीं रहा था, वहां से उनको सोने और चांदी लाना पड़ता। अब उनके देश की सरकार को भी आपत्ति हो रही थी, भाई हमारे देश का सोना चांदी भारत की तरफ जा रहा है और बड़ी मात्रा में सोने चांदी आ रही थी। तो उनके दिमाग में यह विचार आने लगा कि कोई ऐसा उपाय निकल जाता जिसमें हम भारत के धन से ही भारतीय वस्तुओं की खरीद कर सकते थे। तो पहला था व्यापार में निवेश के लिए धन जुटाना, और दूसरा था कि भाई वो अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटाना चाहते थे। वो तभी संभव था जब उनके पास राजनीतिक शक्ति भी आ जाती। जैसे आप देखो, बंगाल के व्यापार पर अगर ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार स्थापित होना है तो इसका मतलब है कि बंगाल में उसे एक चहेता नवाब चाहिए, और चहेता नवाब प्राप्त करने के लिए उसे राजनीतिक दखलंदाजी करना आवश्यक हो गया। ये तो सभी में आपस में परस्पर संबंध है, इसको आप भली भांति समझ सकते हैं। ये 2 पॉइंट आपके बिल्कुल ही क्लियर हो गए। आप हमें कल बताना कि ये दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं, अब समय आ गया है कि हम ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी की टकराहट के बारे में आपको बताएं। क्योंकि चलिए 4 कंपनी थी। पुर्तगीज कंपनी पहले स्थापित थी, वह एक देश था पुर्तगाल। हाँ, आज मैं आपको मानचित्र दिखाने वाला था, चलो कल दिखा दूंगा, क्योंकि आपसे फिर रेसिप्रोकेट भी मैं कर पाऊंगा और कल आपका जो बचा हुआ क्वेरीज है उसको भी मैं डील कर दूंगा। तो मैं बता रहा था कि अब जैसे पुर्तगीज कंपनी थी, तो पुर्तगीज कंपनी ने पहले एक एस्टाडो दे इंडिया, एक बहुत बड़ा सामुद्रिक साम्राज्य बनाया, जिसको कि ब्रिटिश और डच ने मिलकर डिवाइड कर लिया। आपस में डच चले गए दक्षिण पूर्व एशिया में, ब्रिटिश ने उसके 2 व्यापार के 2 भाग पर कब्जा कर लिया। ओरमुज से, ओरमुज तो अब आप लोग समझ ही रहे हो, कल हम लोगों की चर्चा हो चुकी है कि फारस की खाड़ी में एक बंदरगाह, वो एक देखो, भारत का जो व्यापारिक सीमा थी ओरमुज, फारस की खाड़ी, और दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का। आज भी भारत मलक्का पर के चौक पॉइंट पर भारत का नियंत्रण है, जो चाइना की चिंता का कारण होता है। तो चीन जब, अगर दक्षिण चीन सागर से चीन जब हिंद महासागर में आना चाहेगा तो उसको वही मलक्का के चौक पॉइंट को क्रॉस करना होता है, और मलक्का के चौक पॉइंट पर इंडिया का नियंत्रण है। तो इसलिए चीन हमेशा इस बात के लिए दिमाग उसका जुगत बैठाता है कि हम कोई ना कोई बर्मा के रास्ते, म्यांमार के रास्ते, हम कोई दूसरे रास्ते से सीधा हिंद महासागर में आ जाए और हमें मलक्का ना क्रॉस करना पड़े। तो मैं आपको बताना चाहता कि अब ब्रिटिश ने उधर ओरमुज पर कब्जा किया, उधर मलक्का पर तो खैर डच का कब्जा था। तो ओरमुज से लेकर गुजरात के भाग, एक ट्रेड का एक भाग यह है, और दूसरा भाग है वही अरब सागर से लेकर हिंद महासागर। तो 2 भाग पर तो ब्रिटिश ने कब्जा किया हुआ था। तो उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता कि तो डच और ब्रिटिश ने आपस में बांट लिया। अब जो सबसे लास्ट में आए फ्रेंच, वो ब्रिटिश को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा दे पाए, क्योंकि तो इंडिया में ही रुके पड़े थे, वो डच की तरह दक्षिण पूर्व एशिया तो नहीं गए। तो अब फ्रांसीसियों ने इतना कड़ा मुकाबला कैसे दिया, तो इस पर कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कल कह चुके हैं कि चूंकि यूरोप में फ्रांस एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कंट्री था और वह ब्रिटेन को से अच्छा मुकाबला यूरोप में भी कर रहा था, नंबर 1। नंबर 2 कि जैसे भारत में, मैंने कर्नाटक युद्ध के लिए, हाँ ये तो खैर कर्नाटक युद्ध पर है, और जैसे ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार अपनी कंपनी को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार थी,
उसी तरह जो फ्रांस की सरकार यूरोप में थी, फ्रेंच सरकार, वो भारत में स्थित अपने फ्रेंच कंपनी को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार थी। अब जब दोनों के बीच जो टकराहट हुई वो कर्नाटक युद्ध के रूप में व्यक्त हुआ है। एक नज़र आप लोग कर्नाटक युद्ध पर लगाइए। पहले मैंने यहाँ पर कर्नाटक युद्ध के बारे में पहले पैराग्राफ में ही आप लोगों को दिया है कि कर्नाटक युद्ध महज ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच का संघर्ष नहीं, बल्कि यह ब्रिटिश साम्राज्य और फ्रांसीसी साम्राज्य के बीच का भी संघर्ष था। इसलिए इस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के साथ फ्रांस के वैश्विक साम्राज्य के भविष्य का भी निर्णय कर दिया। जो कर्नाटक युद्ध है ये केवल ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच की टकराहट नहीं थी, ये ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्य इन दोनों के बीच टकराहट थी। जब मैं आपको यूरोप का इतिहास पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि देखिए, जैसे जो ब्रिटिश ऑफ जस्ट 1 मिनट जब मैं आपको कर्नाटक युद्ध पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जो कर्नाटक युद्ध है वो महज ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी के बीच की टकराहट नहीं, ये ब्रिटिश और फ्रेंच साम्राज्य की टकराहट है। और ये साम्राज्य की टकराहट दुनिया में उपनिवेश बनाने के लिए है। मैं जब आपको यूरोप का इतिहास बताऊंगा तो बताऊंगा कि दुनिया में अपने उपनिवेश क्या है, मैं आगे बताऊंगा। उपनिवेश का मतलब होता है कि कोई ताकतवर देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है और उसकी अर्थव्यवस्था का दोहन अपने हित में करने लगता है, तो उसको उपनिवेश कहते हैं। सॉरी, पलासी और बक्सर के युद्ध से पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं था, बल्कि ब्रिटेन भारत से जो वस्तुएं खरीदते थे उसके बदले उनको पैसे चुकाना पड़ता था। लेकिन पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद जब वे भारतीय वस्तुओं का मूल्य भारतीय धन से देना शुरू करेंगे तब वो हो जाएगा भारत उपनिवेश, क्योंकि अब ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटेन अब भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन अपने पक्ष में करने लगेगी, तो अब वह उपनिवेश के नाम से जाना जाने लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहता कि उस समय ब्रिटेन और फ्रांसीसी इन दोनों साम्राज्यों के बीच दुनिया में उपनिवेश बनाने के लिए एकदम कठोर कंपटीशन हो रहा था, गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही थी। और कर्नाटक युद्ध उसका भी हिस्सा था। तो कर्नाटक युद्ध केवल भारत में दोनों शक्तियों के बीच की टकराहट नहीं थी, बल्कि वैश्विक स्तर पर जो साम्राज्य के लिए संघर्ष दोनों के बीच चल रहा था, कर्नाटक युद्ध उसका पार्ट था। तो अब मैंने स्पष्ट रूप से आपको दे दिया है कि कर्नाटक युद्ध के क्या कारण थे। तो 3 कारण हमने बताए। एक कारण हमने बताया कि यूरोपीय प्रश्न से जुड़े हुए थे। जैसे 3 कर्नाटक युद्ध की मैं चर्चा करूंगा तो इन 3 कर्नाटक युद्ध में पहला और तीसरा कर्नाटक युद्ध यूरोपीय प्रश्न से ही शुरू होंगे। तो पहला तो है ये यूरोपीय प्रश्न से जुड़े हुए थे, मैंने यूरोप की समस्या से जुड़ा हुआ था कर्नाटक युद्ध, दैट वाज द वन फैक्टर। दूसरा कि दोनों ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी दोनों दक्षिण भारत के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। मद्रास मतलब वो दक्षिण भारत के व्यापार पर, कोरोमंडल तट के व्यापार पर। तो लेकिन उसी व्यापार पर कब्जा करने के क्रम में दोनों कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी। तो ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है कि दोनों कंपनियों ने भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार के मामले में, राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप किया, क्योंकि दोनों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो जग गई, क्योंकि वो जानते थे कि जब हम राजनीतिक शक्ति ग्रहण करेंगे और कोई न कोई समर्थक शासक हम खड़ा करेंगे, तभी व्यापार में हम अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो प्रतिद्वंदी के विरुद्ध अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने राजनीतिक शक्ति अर्जित करने का निर्णय लिया। तो तीसरा कारण है। ये 3 कारण मैंने पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दिया है, वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब बात आई प्रथम कर्नाटक युद्ध की। तो देखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोपीय प्रश्न से जुड़ा हुआ था। अगर कहानी आप समझ जाना चाहेंगे, हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे मैं आपको सूचना दूंगा कैसे। फिलहाल आप इतना करेंगे कि कक्षा 8 की नई एनसीईआरटी पढ़ेंगे और इसके अलावा कक्षा 12 की, जैसे कक्षा 8 आप ऐसा करिए, एक बार कक्षा 8 की एनसीईआरटी आप मत पढ़िए, आप हमारे साथ साथ चलिए। तो जैसे अभी मैं पलासी बक्सर तक रहूंगा, तो आप पहले 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी उसे थोड़ा आगे तक पढ़ लीजिए, यानी मुझसे थोड़ा आगे पढ़िए। और तब एक काम और भी करिए, 12वीं कक्षा की पुरानी एनसीईआरटी है
जो बिपिन चंद्र ने आधुनिक भारत के इतिहास के रूप में जिसको संकलित किया है, आप उस एनसीईआरटी को भी पढ़ लीजिए। तो उसको पढ़ने से क्या होगा कि आपके, और मतलब एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी तो अब रही नहीं, वो तो अब पुरानी हो गई, तो या तो जेरॉक्स फॉर्म में मिलता है या फिर ब्लैक स्वान पब्लिकेशन ने उसको एक बुक के रूप में पब्लिश कर दिया है। तो आप उस एनसीईआरटी का उपयोग कर सकते हो, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से इस मुद्दे पर आरंभ हुआ था। तो कुल मिलाकर मैं आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बताता हूं। तो कहानी यूं शुरू हुई कि यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, एक कंट्री है। वो कहां पर है? तो वो कंट्री जो ऑस्ट्रिया है वह जर्मनी के पूरब में है और थोड़ा दक्षिण कर्व लिया हुआ, जर्मनी के पूरब और दक्षिण। अब छोटा सा ही कंट्री है, लेकिन उस समय ऑस्ट्रिया एक बहुत प्रेस्टिजियस कंट्री था, बहुत प्रतिष्ठित देश। वहां पर क्या हुआ कि वहां पर उत्तराधिकार का मामला, मतलब उसका सिंहासन खाली हुआ और गद्दी के दो दावेदार खड़े हो गए। तो चूंकि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच यूरोपीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा चलती थी, इसलिए एक पक्ष में ब्रिटेन हो गया, दूसरे पक्ष में फ्रांस हो गया, और फिर शुरू हो गया ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। तो ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, यह यूरोपीय प्रश्न का विस्तार था, यूरोपीय प्रश्न का विस्तार। और यह शुरू हुआ यूरोपीय प्रश्न का विस्तार, और यह शुरू हुआ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से आरंभ हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से आरंभ हुआ। अब मैं प्रीलिम्स वाला जो क्वेश्चन लाऊंगा उसमें एक क्वेश्चन डाल दूंगा, ध्यान रखना आप लोग मेंटली अलर्ट रहना। और आप जब लेक्चर सुनते हो तो वैसे लेक्चर सुनने में भूल जाओगे, तो पेन और पेपर लेके बैठा करो और कुछ आवश्यक चीजें नोट डाउन भी करो जो लेक्चर। तो अब देखो, इसकी एक कहानी है, इस कहानी के डेप्थ में आप मत जाओ, आप जानकर क्या करोगे। इसमें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक वॉर इंपॉर्टेंट है, उसे केवल आप उस वॉर को याद रखना, और वह वॉर का नाम है, जो पहला जो आपने वॉर देखा, उस वॉर का नाम है सेंट टोमे का युद्ध। तो सेंट टोमे का युद्ध एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, मैं अभी आपको बताता हूं, तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो सिर्फ आप सेंट टोमे का युद्ध के बारे में आप जान सकते हो, बाकी आपको और जानने की जरूरत नहीं। देखो, यह है इंडिया का मैप। हाँ हाँ हाँ, इशू है एस चंद्रा के एस चंद्रा मॉडर्न के लिए नहीं है, अंशु नाम है अंशु। एस चंद्रा मॉडर्न के लिए नहीं है, एस चंद्रा सतीश चंद्रा तुम कह रहे हो, और सतीश चंद्रा मिडिवल हिस्ट्री के लिए, मध्यकालीन भारत के लिए। तो अभी अंशु, आप मध्यकालीन भारत तो मत ही देखो, और आधुनिक भारत में भी थोड़ा संभल कर देखो, क्योंकि तुम अगर आधुनिक भारत में कहोगे तो मैं कई पुस्तकें बता दूंगा, लेकिन मैं एक सच्चाई आपको बताता हूं। आप लोग नए बच्चे हो, और जरा सा उनको, नरेन जी भी लाइन पर है क्या? नरेन, मिस्टर नरेन इज लाइन, इज ऑनलाइन और नॉट? चैट देख रहे हैं, तो मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो नरेन को मैं ये बताना चाहता कि बेसिकली मैंने स्टूडेंट्स को समझा दिया है, आई हैव गिवन देम सम इंस्ट्रक्शन कि सपोज दे आर द कंप्लीट फ्रेशर, तो दे विल जस्ट मेंशन एक्सक्लूसिवली द टर्म फ्रेशर। तो मैं उनको उस तरीके से समझा दूंगा। अब जैसे देखो, मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी जो समझ है, जो मैं अपने इतने समय तक पढ़ाते हुए अर्जित किया हूं, कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, ये एक बड़ी कड़वी सच्चाई है, वो पुस्तक पढ़ने की भूख तो उनको होती है, लेकिन जब पुस्तक पढ़ने जाते हैं तो समझते नहीं। जैसे पेज के पेज पढ़ जाएंगे, लेकिन उस पेज में क्या इंपॉर्टेंट है कोई नया स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। उसको समझने के लिए भी थोड़ा लेक्चर सुनना आवश्यक है। जैसे आप मेरा लेक्चर सुनते हो या मुझसे क्लास करते हो,
आपको मैं लिखवाता हूं, तो इसको पहले आगे बढ़ जाने दो और पीछे से अगर बुक से फॉलो करोगे तो समझ पाओगे। जैसे तुम एनसीईआरटी पुस्तक भी है, एनसीईआरटी पुस्तक भी तुम पहली बार पढ़ोगे तो वही बात होती है कि जैसे ब्रह्म हर जगह है और नेकेड आईज से वो दिखते नहीं है, तो वही बात पुस्तक पर लागू हो जाती है। पुस्तक में सारी बातें होती है लेकिन स्टूडेंट्स को दिखती नहीं। और ये कोई आपकी, मैंने क्या कहा कि मैंने अपने अनुभव से इस बात को ज्ञान किया है। इतना तक कि मैं आपको बताऊं कि मैं स्टडी मटेरियल के फॉर्म में दे देता हूं, फिर भी बच्चों को नहीं दिखता है प्रिसाइज करके भी। तो आपको ऐसी स्थिति में कोई मैं बहुत और एग्जॉस्टिव बुक बता दूं और उस बुक को पढ़ोगे आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, तो आपका ये कॉस्टली समय भी चला जाएगा और परेशानी भी दूर नहीं होगी बल्कि उल्टा बढ़ जाएगी। तो मैं तो यही कहता हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं उसको सुनते हुए, और पहले आप 2 एनसीईआरटी को कवर करो, कक्षा 8 की एनसीईआरटी, दूसरी एनसीईआरटी तो जो अभी नई वाली एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की है, वो तो आपको बहुत केवल 5 ही चैप्टर से, जब वो चैप्टर चल रहा होगा तब आप पढ़ोगे। लेकिन जो बिपिन चंद्रा वाली बुक है उसको आप पढ़ सकते हो, वो आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ, कौन है ये? सचिन, हाँ सचिन कुमार आप, और ये ब्लैक स्वान की बिपिन चंद्रा, ये सही चयन किया तुमने, तुम उसको पढ़ सकते हो। सर को नाम बताते। ओके, तो आज क्या हुआ कि किसका प्रश्न है ये? जितेंद्र, मैं कल से यूरोप का मैप सामने रखूंगा, तो यूरोप के मैप में तुमको बता दूंगा। इंडिया का मैप तो देखो मैंने, अब कर्नाटक का है तो मैंने बता दिया है। आज मुझे यूरोप का मैप लाना था बट सडनली पता नहीं मैं इसको क्यों नहीं प्लेस में रख पाया, और अभी मैं अगर इसको रखूंगा तो इसमें निकाल कर थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए कोई बात नहीं है। मैं आपको कल लाके उन सब प्लेसेस का एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा, और कल वो सारे प्लेसेस में आपको और सारे कंट्रीज आपको मैप पर दिखा दूंगा। क्योंकि देखो, अब वैसे भी जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तभी यूरोप की राजनीति को समझ पाओगे। लेकिन जहां तक हो सकेगा मैं सहायता करूंगा कि आपको एक दिमाग में इंटीग्रेटेड अप्रोच बने। और कोई क्वेश्चन? तो जस्ट इन्फॉर्म नरेन की एटलीस्ट ही शुड जस्ट सेंड अस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसेंशियल क्वेश्चंस। ओके, तो हम लोग कहाँ थे, वहीं पर आते हैं। तो फिर हम बताए कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, तो वहां तो शुरू हुआ 1740 या 42 में, 2 डेट्स मिलते हैं। तो वहां जिसी समय वहां युद्ध शुरू हुआ, यहां तलवारें खिंच गई और 1744 में उसका एक्सटेंशन हो गया इंडिया में। अब 1744 में उसका एक्सटेंशन हुआ, तब तक एक फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्ले आ चुका था, और फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में एक नाम आपको मिलेगा, वो नाम है डुप्ले। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ये डुप्ले आ चुका था। ये बड़ा महत्वाकांक्षी था और कॉम्पिटेंट भी था, योग्य भी था। तो डुप्ले, और यह जो आप देख रहे हो यह है कर्नाटक का रीजन, यही कर्नाटक का रीजन। और ये जो रीजन आप देख रहे हो हैदराबाद का है, लेकिन अभी हैदराबाद और कर्नाटक की बात नहीं है। मुद्दा ये हुआ, ये जो जगह आप देख रहे हो मद्रास, ये मद्रास कर्नाटक राज्य के अंदर ही था। ये मद्रास है जो कर्नाटक राज्य के अंदर है। तो उसमें घटना कुछ यूं ही कि ये युद्ध 1742 में शुरू हुआ यूरोप में, और 1744 में इसका एक्सटेंशन इंडिया में हो गया, क्योंकि कहीं कहीं आपको 1746 भी मिलेगा, तो चिंता मत करना, वो सब चलता है और ईस्वी सन पर क्वेश्चन होते भी नहीं। तो हुआ ऐसा कि एक ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी था, उसका नाम था मेजर बार्नेट। उसने कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया बंगाल की खाड़ी में। इस पर डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था क्रुद्ध हो गया। उसने सोचा कि चलो ब्रिटिश कंपनी को मजा चखाते हैं। तो भारत में तो उसकी स्थिति ब्रिटेन के अगेंस्ट में उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मजा चखा पाता, लेकिन एक फ्रांसीसियों का एक दूसरा नौसैनिक अड्डा था जो था मॉरिशस, अफ्रीका के पास वो था। तो उसने मॉरिशस का जो अथॉरिटी था, उस मॉरिशस के अथॉरिटी से उसने संपर्क किया कि हमें आप कुछ सहायता भेजो। तो जो मॉरिशस का जो अथॉरिटी था, उसने एक अधिकारी था, नाम जानना आवश्यक नहीं लेकिन मैं बोल देता हूं, ला बुडेनस उसका नाम था। उसके अंतर्गत एक नौसैनिक जहाज भेजा, और जो वो नेवल शिप था वो पहुंचा मद्रास के पास, और आते ही उसने मद्रास पर कब्जा कर लिया ब्रिटिश को हराकर। अब तो ब्रिटिश बहुत
बुरे फंस गए, क्योंकि उनका मद्रास एक इंपॉर्टेंट सेंटर साउथ इंडिया में चला गया और उन्होंने अपने दम पर छुड़ाने की कोशिश की ब्रिटिश कंपनी ने, तो सहायता नहीं मिली। तो फिर ब्रिटिश कंपनी के पास कोई चारा नहीं हुआ। ये चूंकि मद्रास कर्नाटक राज्य के अंतर्गत स्थित था, तो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। क्या नाम था? कर्नाटक का नवाब है, उसका नाम है अनवरुद्दीन। तो उसने अनवरुद्दीन से अपील की कि आप हमें इस संकट से बचाइए और फ्रांसीसियों से छुट्टी करवाइए। अनवरुद्दीन ने इसको गंभीरता से लिया, क्योंकि अनवरुद्दीन को लगा कि भाई ये तो हमारी संप्रभुता पर प्रत्यक्ष चुनौती है, क्योंकि हमारे भूभाग के अंतर्गत ब्रिटिश हैं और फिर ब्रिटिश पर फ्रांसीसियों ने हमला करके दादागिरी किया, जबकि गलती तो ब्रिटिश की ही थी। इस पर अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को संदेश भेजा कि आप मद्रास को खाली कर दीजिए। तो अनवरुद्दीन ने जब यह संदेश डुप्ले को भेजा तो डुप्ले ने मना कर दिया, कहा नहीं, मद्रास हम वापस नहीं कर सकते। तब तो अनवरुद्दीन आग बबूला हो गया कि भाई एक फ्रांसीसी कंपनी, उसकी इतनी मजाल कि वह हमारे हुक्म को टाले, हुक्म को तामील ना करे। बस तुरंत उसने 10,000 की एक सेना भेजी। उसका जो कर्नाटक का जो वो सेनापति था जिसके अंतर्गत सेना भेजी गई, उसका नाम था महफूज खान। महफूज खान के अधीन सेना भेजी। इधर डुप्ले ने कैप्टन पैराडाइज, जो फ्रांसीसी कैप्टन था उसका नाम था पैराडाइज, नाम याद रखना आवश्यक नहीं है, उसके अधीन एक छोटी सी सेना भेजी, जिसमें मुश्किल से 300 फ्रांसीसी सिपाही होंगे और 400 भारतीय सिपाही होंगे। और इन दोनों को मिलाकर और 1746 में वो एक बड़ा ही फेमस बैटल लड़ा। उस फेमस बैटल का नाम था सेंट टोमे का युद्ध। सेंट टोमे का युद्ध। और ये इस सेंट टोमे का युद्ध को एक बड़ा ही विभाजक रेखा माना जाता है, क्योंकि 700 की एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने 10,000 कर्नाटक की एक बड़ी सेना को धूल चटा दी। सेंट टोमे का वॉर। यस मिस्टर अंकुर। अब है कि फ्रांसीसी भी भारत को गुलाम बना। देखो, गुलाम तो तब बनेगा जब वो जीतेंगे, लेकिन राजनीतिक देखो, उस समय तक तो ना तो ब्रिटिश भारत को गुलाम बनाने की बात सोच सकते थे ना फ्रांसीसी। उस समय तो उनकी चाहत बस इतनी थी कि किसी तरह हम भारतीय राजाओं को संतुलित कर सकें, मतलब हमारे पास कुछ ऐसी राजनीतिक शक्ति आ जाए। तो उनकी महत्वाकांक्षा उस समय तक इतनी सीमित थी। देखो, आप लोग जब मेरे लेक्चर को गौर से सुनिए और मेरा विश्वास है कि कुछ दिनों में आप लोगों में भी यह बदलाव महसूस आप करेंगे, क्योंकि आज तक यह वार कभी खाली नहीं गया है, तो आप पर भी खाली नहीं जाएगा। धैर्य केवल यह रखना पड़ेगा कि आप मेरे तरीके को समझना। जैसे देखो, सोशल साइंस में मात्रा का भेद होता है। उस मात्रा के भेद को, जैसे कोई अच्छा कुक होता है, वो अगर चीजों को मिलाना जानता हो तो बहुत बेहतर ढंग से वो कोई भी रसोई बना देता है, कोई भी बढ़िया फूड कुक कर सकता है। तो वो मात्रा, वही सोशल साइंस में जो अच्छा करना चाहता है उसको मात्रा का भेद चाहिए। जैसे कहने के लिए आप कह देते हो गुलाम, तो ब्रिटिश ने भारत को बहुत आगे चलकर गुलाम बनाया। पहले तो ब्रिटिश केवल पांव जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो चाहते थे कि हम, ब्रिटिश हो या फ्रांसीसी, वो चाहते थे कि हम चहेते शासक को स्थापित करें और उस शासक की सहायता से बहुत सारी व्यापारिक रियायतें प्राप्त करें। तो अभी उनकी महत्वाकांक्षा मात्र वहीं तक सीमित है। जैसे जैसे उनको सफलता मिलती जाएगी, उनका लक्ष्य भी बदलता जाएगा और फिर वो उनकी नीतियां भी बदलती जाएंगी। प्रियंका पूछती है, रॉबर्ट क्लाइव प्रियंका, थोड़ा आगे आप चले गए, थोड़ा आगे मैं आता तो मैं खुद भी आपको बताता। तो मैं पलासी पर आप पहुंचने दे, पलासी बक्सर के वॉर पर, तो फिर बताता हूं। एक्चुअली यहां से रॉबर्ट क्लाइव बहुत सारा धन बटोर कर ले गया था। जब रॉबर्ट क्लाइव यहां से बहुत सारा धन बटोर कर ब्रिटेन ले गया, तो ब्रिटेन के समाज में उसको मतलब शक की निगाह से देखा जाने लगा कि भारत का लूट का माल लाया हुआ है। 4,01,000 सम पाउंड रुपया यहां से उठाकर ले गया। उसमें बहुत बड़ी रकम थी वो। तो उसको पहले व्यंग से नवाबोज कहते थे, वहां के समाज में नवाबोज व्यंग से कहा जाने लगा। फिर 1772 में उसे स्पष्टीकरण मांगा गया और रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा
और फिर उसको स्पष्टीकरण देना पड़ा सरकार को। उस स्पष्टीकरण, उसके बाद फिर कार्टून वार्टून ब्रिटेन में बहुत सारे बनाए जाने लगे, रॉबर्ट क्लाइव का मजाक उड़ाया जाने लगा। और फिर इतिहास की विडंबना है कि पलासी के बैटल का वह विजेता और भारत में ब्रिटिश शक्ति को स्थापित करने वाला रॉबर्ट क्लाइव 1774 में अपने आप को छुरा घोंप कर मार लिया, माने ही किल्ड हिमसेल्फ। इट इज रियली ए मैटर ऑफ सरप्राइज। प्रवीण मतलब प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करेंगे। कौन है? क्षमा परवीन। जी क्षमा परवीन से पूछो कि क्या इससे पहले वो क्लास में मौजूद थी, तो अब तक जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका आया है, मैं सारे क्वेश्चन डील करता हुआ जा रहा हूं। जैसे आपका मैं बता दूं, ईयर टू ईयर तो मुझे क्वेश्चन ही याद है कि 2014 में आपका क्वेश्चन था कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में घटित हुई, और उसका सेकेंड पार्ट था कि इतिहास की भूप्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों घटित हुई। क्षमा, मैंने इस क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखकर करवाया था, पता नहीं आपने देखा या नहीं, आप क्लास में मौजूद थी अथवा नहीं। दूसरा क्वेश्चन मैंने 2017 का करवाया, वह यह था कि क्या 18वीं सदी के मध्य में भारत खंडित राज्य व्यवस्था से ग्रस्त था, तो यह भी मैंने बोर्ड पर लिखवाया। और फिर उसके विपरीत हमने एक अपना क्वेश्चन रखा उसके पैरेलल में, और उस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व किया। और आज भी मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। कर्नाटक वॉर के बाद 2 क्वेश्चन और पलासी और बक्सर के बाद 2 क्वेश्चन। तो मैं तो क्वेश्चंस के मामले में खुद ही संवेदनशील हूं, और मेरी इच्छा आपकी राइटिंग सिखाने के लिए व्यग्र है। लेकिन जो आप लोगों का 2-3 दिनों से मैंने देखा, उसमें मेरा एक ध्यान चला गया कि आपको पहले फाउंडेशन नॉलेज क्लियर हो, फिर तो मैं राइटिंग को डेवलप करवाता चला ही जाऊंगा। फाउंडेशन नॉलेज का है कि आपको जो बेसिक या फाउंडेशनल नॉलेज जब क्लियर होगा, तभी राइटिंग कोई आसमान से नहीं गिरता, धरती फोड़ कर नहीं निकलता। राइटिंग आपकी समझ से निकलती है, और वो समझ विकसित होगी तो राइटिंग में निखार आता जाएगा। बोलो क्या? नौशानी थोड़ा और भी क्लू दो। केवल अकेला नौशानी से क्लियर नहीं हो पा रहा है, या तो आप सेंटेंस लिख दो उसमें, या फिर रेफरेंस दो कि कहाँ नौशानी पढ़ा था, फिर मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। मतलब क्या कुछ लिखा है? 1664। हाँ कैसे सर देखो, तुम्हारा क्रमान कौन है ये? शुभम शुभम नाम पहले पहले तुम्हारा जो क्रम है वही थोड़ा सा गड़बड़ है। जैसे 1498 तुमने अगर पुर्तगाल कहा, तो इसका मतलब वास्को डिगामा जो मालाबार तट पर उतरा, पता लगाया, उसको तुमने 1498 कहा, वो सही है। लेकिन उसके आगे जो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश कहा, वो क्रम खराब हो गया। अगर आने को तुम कहते हो तो ब्रिटिश का आना डच के बाद हुआ है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच से पहले हुई है। तो जो आपका क्रोनोलॉजी है वो तो आने की बात कर रहा है, कंपनी की स्थापना की बात नहीं कर रहा। 2 चीजों को तुमने आपस में मिला दिया। अब अगर आने की बात कहोगे तो आप पुर्तगाली के बाद पहले तुम डच करो, फिर ब्रिटिश करो, और फ्रेंच 1667 में आए, और 1668 में उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। लेकिन जिसको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हो, उसकी स्थापना तो 1664 में ही हो चुकी थी। तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझा पाया, और जो मैं कहना चाहा वो संदेश तुम तक पहुंच चुका है। दर्शन पूछे बोल रहे हैं सर आपका चलो, बहुत खुशी की बात है दर्शन
और भी धीरे धीरे थोड़ा सा हमें मौका दो, मैं फिर एक बार पैटर्न पर चर्चा थोड़ा कर देता हूं। देखो, हम आपको इतिहास पढ़ने का मतलब है, इतिहास क्या कोई भी सामाजिक विज्ञान, धीरे धीरे मैं आपको यहाँ पर आप हर विषय में पारंगत बन जाओगे, आप भरोसा रखो। इसको आप अपनी सुविधा से 4 पार्ट में बांटो। पहला पार्ट होगा 18वीं सदी का पूर्वार्ध। तो 18वीं सदी का पूर्वार्ध हमने ऑलरेडी कर दिया कि मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, उसके कब्र पर छोटे छोटे राज्य आए। अब उस पर 3 डिबेट हमने डिस्कस किया कि मराठे मुगलों को क्यों विस्थापित नहीं कर सके, और दूसरा यह हमने किया कि भाई मुगल साम्राज्य का बहुराज्य व्यवस्था और मुगल साम्राज्य के पतन को हम उस काल में मतलब संकट का काल माने, मतलब अंधकार का युग माने, या नई संभावनाओं से युक्त माने। तो कौन लोग अंधकार का युग मानते हैं या क्राइसिस का मोमेंट मानते हैं वो भी मैंने बता दिया, और संभावनाओं का युग कैसे झुकाव संभावनाओं के युग की तरफ है, क्योंकि नए इतिहासकार यही कहते हैं। फिर हम लोग 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आए, उसी में अभी चल रहे हैं। बक्सर के युद्ध और बंगाल की दीवानी के बाद यह पार्ट आपका समाप्त होगा। तो फिर मैं आपको ले आऊंगा उपनिवेशवाद पर, और उपनिवेशवाद पर लाऊंगा, वो आपका सेकेंड वन पार्ट है। फिर आपका उपनिवेशवाद में होगा 3 चरण, वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण और वित्तीय चरण। तो उपनिवेशवाद समाप्त करते करते तक तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ये मेरा विश्वास है। और तब तक थोड़ा तुम एनसीईआरटी वगैरह भी पढ़ोगे तो थोड़ी सी क्लैरिटी और भी आ जाएगी, और बाकी तो मैं आपको बताता ही रहूंगा। किला बनाने में किला तो बना लेते थे, जो क्षेत्रीय शासक थे वो कई बार आपत्ति नहीं करते थे, क्योंकि क्षेत्रीय शासक को लालच यह होती थी कि चलो ये यूरोपीय कंपनियां हैं तो कम से कम अपना व्यापार तो बढ़ रहा है। तो चूंकि उनको लगता था कि व्यापार बढ़ रहा है, इसलिए वो इस तरह की चीजों को बनाने देते थे। लेकिन कोई कोई शासक आपत्ति कर देता था, जैसे सिराजुद्दौला ने बंगाल में किया है, कई बार कर देता था। इसका कारण है कि सिराजुद्दौला को ब्रिटेन से थोड़ी सी शिकायत थी। अंतर है, नहीं एक नहीं है। देखो, आज का कर्नाटक तुम कहते हो, तो आज तुम्हारा कर्नाटक में जो मैसूर वगैरह लिए हुए ये है, इसको तुम कर्नाटक के तौर पर लेते हो। और उस समय इस कर्नाटक में आंध्र, उत्तरी तमिलनाडु, देखो ये भी कर्नाटक का ही भाग है, इसमें आंध्र प्रदेश भी था, उत्तरी तमिलनाडु भी था, और कर्नाटक का भाग भी था। उस समय का जो कर्नाटक है, वह कर्नाटक में कर्नाटक, वर्तमान कर्नाटक का भी भाग है, उत्तरी दक्षिणी आंध्र का भी भाग है, और उत्तरी तमिलनाडु यानी तमिलनाडु का भी भाग है। इनको लेके उस समय कर्नाटक बनता था। और विशेषकर जो कर्नाटक का राज्य देखते हो, इस साइड में देखते हो मैसूर का राज्य, उसमें हैदर अली टीपू सुल्तान है, तो थोड़ा सा उसने कर्नाटक का लिया हुआ है, मुख्य रूप से वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का लिया हुआ है। तो दोनों कर्नाटक अलग अलग है। 7 वर्ष तक जो युद्ध चला उसको सप्तवर्षीय युद्ध कहेंगे, उसकी चर्चा आगे करेंगे। शिव कुमार ओझा कौन ऑथर है? वो सब बहुत लोकल ऑथर है, वो सब बुक बहुत कारगर नहीं है। बिपिन चंद्रा की बुक ज्यादा कारगर होगी। मेरे विचार से साथ ही साथ ले चलो गौरव, अच्छा रहेगा। जैसे जैसे मेरा चैप्टर बढ़ता है एनसीईआरटी पुस्तक से उसको कंप्लीट करते चलो। उसमें उसे क्या लेना देना है? दुनिया में तो जो मानचित्र है, मानचित्र का एक निश्चित इतिहास कोई नहीं है कि पहला मानचित्र कब बनाया गया होगा। मतलब मानचित्र और मानचित्र कोई एक होता नहीं है, मानचित्र बदलता रहता है। आपका जो इंडिया का मानचित्र है, भारत का विभाजन हुआ तो मानचित्र बदल गया। आपका मौर्य काल का इंडिया है, उसका मानचित्र अलग है। गुप्त काल के इंडिया, या आप कह सकते हो कि उसमें तो इंडिया एक एंटिटी थी भी नहीं, वो तो एक सिंधु नदी के पूरब के क्षेत्र को वो लोग कहते थे कि भाई हिंदू लोग हैं। एंटिटी तो नहीं थी, एक पहचान तो नहीं थी। लेकिन आपकी ब्रिटिश हुकूमत के समय जो एक इंडिया ने शेप पकड़ा है, वो इंडिया, फिर भारत का विभाजन हुआ वो इंडिया, देसी रियासतों का विलय हुआ वो इंडिया अलग है। एक बार हम जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक प्रोग्राम देखा था, हम बड़ा इंप्रेस्ड हुए थे। एक यूरोप का स्कॉलर आया था, उसने 12 मैप के आधार पर पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री का अध्ययन कर लिया। मतलब उसने दिखाया कैसे कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री इवॉल्व करती गई, मतलब कैसे कैसे विकसित होती गई। और सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ 12 मैप्स ही कुड वेरी वेल प्रूव इट
कि हाउ डिड वर्ल्ड हिस्ट्री और यू कैन से वर्ल्ड मैप इवॉल्व ग्रेजुअली। तो इट वॉज रियली प्रेज वर्दी एंड यू कैन से रियली इम्प्रेसिव। तो मैप तो बनते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। ओके, तो चलिए, तो फिर एक बार उस कहानी पर लौटते हैं कि सेंट टोमे के युद्ध में 700 सैनिक लेकर कैप्टन पैराडाइज ने महफूज खां के 10,000 सैनिक को धूल चटा दी। अब जानते हो, ये सैनिक इतिहास में एक नई घटना थी, क्योंकि इतनी बड़ी सेना को इतनी छोटी सेना कैसे हरा पाती। युद्ध तकनीकी में परिवर्तन आ गया था। अगर संपूर्ण इतिहास में आप युद्ध तकनीकी में परिवर्तन देखेंगे तो पता चलेगा कि एक समय ऐसा था कि इंडिया में वैदिक आर्य जो आए थे, अश्वचालित रथ लेकर आए थे, जो बहुत इफेक्टिव था। यहाँ के देसी लोगों को अगर उन्होंने दबाया तो अश्वचालित रथ के आधार पर दबाया। फिर उसके बाद की स्थिति आती है कि उनके बाद आते हैं आगे, जब मगध साम्राज्य आता है तो गज सेना का युग आरंभ हो जाता है, हाथी, और हाथी सैनिक में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गज सेना के बल पर मगध साम्राज्य विस्तार करता रहा। जब आप गुप्त काल तक आते हो, धीरे धीरे घोड़े, जो हॉर्स है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं भी हॉर्स राइडिंग बहुत इफेक्टिव नहीं हुआ था, क्योंकि एक तो उनका जो रकाब होता था, रकाब समझते हो जिसमें पैर रखा जाता है, उसको स्टीरअप कहते हैं, अंग्रेजी में उसको स्टीरअप कहते हैं। तो जो घोड़े का रकाब था, उस रकाब में एक दिक्कत थी कि वो रस्सी का होता था, बहुत इफेक्टिव नहीं होता था, और घोड़े के पीठ पर जीन नहीं कसा जाता था। जब तुर्क लोग आए, उन्होंने घोड़े के पीठ पर जीन कसना शुरू किया और फिर लोहे का रकाब का प्रयोग करना शुरू किया, तो हॉर्स राइडिंग काफी इफेक्टिव हो गया। जो घुड़सवारी है काफी, क्योंकि क्या करते थे, लोहे के पायदान में पैर फंसा कर सवार घोड़े के पेट में पैर को फंसा लेता था और उसका दोनों हाथ फ्री हो जाता था। फिर दौड़ते हुए घोड़े से तीर बरसाता था, तो उसकी मार के सामने कोई नहीं टिक पाता था। तो भारत में जो तुर्कों की सफलता मिली, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका इसकी थी। उसके बाद स्थिति आगे आती है, जब तो घोड़े पर बैठा तीरंदाज, उसको कहते हैं माउंटेड आर्चर्स, वो बहुत इफेक्टिव रहा। जब बाबर आया तो तोपखाना लेकर आया, एक नई युद्ध तकनीकी में तोपखाने जुड़ गए, तो मुगलों के पास तोपखाना हुआ करता था। अब क्या है कि अब जो कैप्टन पैराडाइज की सेना है, या यूरोपियंस ने जो इंडिया में उस मिलिट्री स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया, ये भी अपने आप में यूनिक था। जानते हो कैसा मिलिट्री स्ट्रक्चर था? हम एक क्वेश्चन आपको करेंगे पलासी और बक्सर के बाद, या आगे तक, थोड़ा आगे के बाद, जो 2022 में पूछा है, कि अगर आप उस पर गौर करके देखेंगे तो वह एक ऐसी चीज थी जैसे वो जो यूरोपीय लोग जिसने युद्ध प्रणाली को जन्म दिया था, उसको कहते थे लाइट इन्फेंट्री। लाइट इन्फेंट्री का मतलब होता है कि पदाती सैनिक होते थे, यानी फुट सोल्जर्स। वो हाथ में एक छोटा सा तमंचा या गन लेकर रहते थे, और उधर से हाथी वाले आ रहे हैं, घोड़े वाले दौड़ाते आ रहे हैं। बस एक बार दूर से ही गोली दागी और वो घुड़सवार गिर गए। तो यहाँ पर क्या था कि बड़ा इफेक्टिव मार करने की क्षमता थी, और यूरोपीय युद्ध तकनीकी, यही तकनीकी हर जगह काम आ रही थी। हमें याद है, मैंने सूचना है कहीं, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने जब मिस्र पर हमला किया था, बता रहा हूँ बात, ये इजिप्ट पर जो इसका इन्वेजन हुआ था, वो हुआ था 1898 में। उस इन्वेजन में 4 घंटे में उसने मिस्र की सेना को पराजित कर दिया था। बस वही होता था, वो लोग घुड़सवार लेके आते थे, ऊंट पर आते थे, और नेपोलियन के जो सोल्जर्स थे वो गन से ही उनको गोली से उड़ा देते थे। तो यही बात कैप्टन पैराडाइज ने की महफूज खान की सेना को। तो द बैटल ऑफ सेंट टोमेस इज सपोज टू बी अ लैंडमार्क इन द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आपको अपने मस्तिष्क में रखना है कि दिस इज सपोज टू बी अ लैंडमार्क इन मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। खैर चलिए, सेंट टोमे के बाद तो ब्रिटिश हताश हो गए कि अब मद्रास तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन वहां यूरोप में वह युद्ध समाप्त हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, और वहां पर एक संधि हुई, उसको कहते हैं एक्सला-शैपेल की संधि। इसको एक्सला-शैपेल की संधि बोलते हैं। और ये एक्सला-शैपेल की संधि कब हुई पता है? ये संधि हुई 1848 में। ये संधि 1848 में हुई, और
ये संधि यूरोप में हुई। तो चलिए यहाँ पर फ्रांस ब्रिटिश मात खा गए थे, लेकिन अगर यूरोप में जो ब्रिटिश सैनिक है वो ज्यादा पावरफुल है, 1 and 2 points यू हैव टू इंक्रीज इन एशिया, 1 and 2 point इन एशिया। तो हाँ, जस्ट दे लिव इट। तो माय पॉइंट इज कि अब जो ब्रिटेन एंड जो ब्रिटिश है, उन्होंने एक्सला-शैपेल की संधि में, वहां जो यूरोप में संधि हुई, ये उसका नाम था एक्सला-शैपेल की संधि। तो उसमें ब्रिटिश ने बढ़त ले ली, वहां फ्रांसीसी पिछड़ गए। तो क्या हुआ कि जब दोनों के बीच संधि हुई तो फ्रांसीसियों को मद्रास लौटाना पड़ा। तो चलिए एक्सला-शैपेल की संधि से जो फ्रांसीसी थे उन्होंने ब्रिटिश को मद्रास लौटा दिए और अमन चैन कायम हो गया। तो इस तरह से फर्स्ट कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। अब इसके बाद आप देखते हो दूसरा कर्नाटक युद्ध। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध के वह यूरोपीय प्रश्न से आरंभ नहीं हुआ था, वो भारतीय प्रश्न से आरंभ हुआ था। और उसमें आपको सूचना मिलती है कि एक्चुअली हुआ ऐसा कि ये मैंने मैप पर देखोगे, ये हैदराबाद का राज्य है जिसमें निजाम है, और ये कर्नाटक का राज्य है। तो क्या हुआ, इन दोनों जगहों पर उत्तराधिकार का संकट उपस्थित हुआ। हैदराबाद में तो जेन्युइन संकट था, क्योंकि जो हैदराबाद का निजाम मुल्क था, जो निजाम जिसको बोलते हो, जहां से निजाम शुरू हुआ, उसका डेथ हो गया। तो निजाम के डेथ के बाद, जो निजाम का डेथ हुआ, तो निजाम के डेथ के बाद जब निजाम का डेथ हुआ, तो निजाम के डेथ के बाद उसका उत्तराधिकारी दो थे, एक का नाम था नासिर जंग और दूसरे का मुजफ्फर जंग। तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच आपस में ही संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि दोनों गद्दी पर कब्जा करना चाहते थे। तो दोनों चूंकि चाहते थे सिंहासन पर कब्जा करना, तो आपस में उनका संघर्ष शुरू हो गया। तो अब इसमें पहल की फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। डुप्ले को मौका मिल गया। डुप्ले ने सोचा कि चलो कुछ लाभ करते हैं अपने लिए। तो डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को समर्थन देना शुरू किया, और नासिर, जब मुजफ्फर जंग को फ्रेंच ने सपोर्ट करना शुरू किया, तो ब्रिटिश कंपनी को लगी कि हम तो पिछड़ जाएंगे। तो ब्रिटिश कंपनी ने बदले में नासिर जंग को समर्थन दे दिया। इस तरह से हैदराबाद में दोनों शक्तियां दोनों कंपनियां उलझ गई। अब बात आती है कर्नाटक की। तो कर्नाटक में सिंहासन खाली नहीं हुआ था, लेकिन हुआ ऐसा कि वो जो अनवरुद्दीन था, आपको याद है, फ्रांसीसियों से तो पहले ही उसका संघर्ष हो चुका था अनवरुद्दीन से। प्रथम कर्नाटक युद्ध सेंट टोमो का युद्ध में बता चुका हूं। तो अनवरुद्दीन अभी गद्दी पर था, लेकिन अनवरुद्दीन का दामाद था चंदा साहिब, उसका नाम था चंदा साहिब। तो चंदा साहिब ने अनवरुद्दीन के विरुद्ध बगावत करके चाहा कि हम अपने ससुर को, फादर इन लॉ को गद्दी से हटा दें और गद्दी पर कब्जा कर ले। तो चंदा साहिब ने जाकर फ्रांसीसी कंपनी से सांठगांठ कर ली, और ये इसलिए आसान हुआ क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी तो वैसे भी अनवरुद्दीन से नाराज चल रही थी। तो जब इधर चंदा साहिब को फ्रांसीसी कंपनी का समर्थन मिला, तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश कंपनी चली गई अनवरुद्दीन का समर्थन करने। तो अनवरुद्दीन को ब्रिटिश कंपनी से समर्थन मिला। तो इस तरह से हैदराबाद और कर्नाटक दोनों में उत्तराधिकार का संकट उपस्थित हो गया, और फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी उत्तराधिकार के मामले में उलझ गई। अब तो इसके बाद देखोगे तो एक लंबी कहानी है कि अब 3 में एक गुट बन गया। एक तो फ्रेंच कंपनी यानी फ्रेंच गवर्नर डुप्ले, हैदराबाद की गद्दी का दावेदार मुजफ्फर जंग, और कर्नाटक की गद्दी का दावेदार चंदा साहिब। इन तीनों का बन गया एक गुट। उधर जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी ने अपना एक दूसरा गुट बना लिया। उसके साथ अनवरुद्दीन था, और मुजफ्फर जंग का प्रतिद्वंदी जो हैदराबाद में नासिर जंग था, नासिर जंग, अनवरुद्दीन और ब्रिटिश एक गुट में। उसी क्रम में क्या हुआ कि चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग जो हैदराबाद का था, और फ्रेंच डुप्ले जो गवर्नर है डुप्ले, इन तीनों ने मिलकर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को उसको अंबूर का युद्ध कहते, याद रखना जरूरी नहीं, अंबूर के युद्ध में 1749 में पराजित करके मार डाला। अब यहीं से तनाव शुरू हुआ। खैर इसकी लंबी कहानी है,
और मुझे लगता है कि कहानी अगर मैं बता भी दूंगा तो आपको याद नहीं रहेगा, उल्टा कहीं उस स्टोरी में आप उलझ न जाए। जैसे कई स्टूडेंट्स को ये भ्रांतियां होती है कि प्रीलिम्स में फैक्ट्स पूछता है। मैं आपको बताऊं कि ना तो आपको प्रीलिम्स में, हाँ कुछ फैक्ट्स प्रीलिम्स में होते हैं, लेकिन वो फैक्ट्स ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिस फैक्ट्स को पढ़कर नहीं कंप्लीट किया जा सकता। वो फैक्ट्स बड़ा ही अलग तरह के फैक्ट्स होते हैं। तो आप ध्यान कर लीजिए कि आप जो मेंस में आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी उसमें थोड़ा सा फैक्ट्स मिला देने से आपका प्रीलिम्स का काम हो जाता है। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि आप एक एक वर्ड, एक एक घटना, ये तो पॉसिबल भी नहीं। अगर आप रिटेन भी करना चाहोगे तो भूल जाओगे। तो ये लंबी कहानी कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि उधर अनवरुद्दीन मारा गया, तो अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली था, वो ब्रिटिश कैंप में भाग गया, और इधर चंदा साहिब बन गए हैदराबाद कर्नाटक के नवाब। उधर फ्रांसीसी सहायता से मुजफ्फर जंग ने गद्दी प्राप्त की हैदराबाद में, लेकिन मुजफ्फर जंग ने गद्दी तो प्राप्त कर ली, लेकिन मुजफ्फर जंग का एक मतलब गद्दी प्राप्त करते ही मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना, परंतु एक्सीडेंटल उसका डेथ हो गया। तो फिर फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने सलावत जंग को, एक सलावत जंग नाम था, उसको गद्दी पर बैठा दिया। तो खैर ऐसे ये हो गया। हाँ, बगावत का मतलब विद्रोह होता है। ईयर्स मतलब मराठा एम्पायर का कोई एक वर्ष थोड़ा है। मराठा एम्पायर में किस बारे में आप जानना चाहते हो उसका वर्ष में बता पाऊंगा ना। तो आप पहले यह तो क्लियर करो कि मराठा एम्पायर में आप जानना क्या चाहते हो, फिर प्रश्न को थोड़ा क्लियर करके भेजो। क्योंकि आप कह रहे हो कि मराठा एम्पायर का वर्ष क्लियर कर दीजिए, तो मराठा एम्पायर को एक दिन का तो है नहीं जो एक वर्ष क्लियर करूं। आप बाजीराव फर्स्ट के बारे में जानना चाहते हो, बालाजी बाजीराव, या पानीपत के थर्ड बैटल के बारे में, तो कोई भी एक चीज को इंडिकेट करोगे तभी मैं बता पाऊंगा। हाँ, हाँ। कौन है ये? नाम के साथ बोला करो ना। अच्छा, हाँ। देखो, आप अगर अपना असली नाम देते तो ज़्यादा बढ़िया परिचय होता, लेकिन आपने यूपीएससी की पहचान दी है, तो मैं आपको बताऊं कि आप 8th एनसीईआरटी के साथ आप 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते तो जरा एक बात आप गौर कर लीजिए। 9th में आपकी एनसीईआरटी किस सब्जेक्ट की है, किस पार्ट की है, जरा यह भी तो गौर करें। 9th में आपकी एनसीईआरटी है, वह है भारत एवं विश्व का है, वो विश्व इतिहास का है पार्ट फर्स्ट। और 10th का एनसीईआरटी आपका विश्व इतिहास का है पार्ट सेकेंड। और 11th का एनसीईआरटी भी आपका विश्व इतिहास का है, जो एंशिएंट से मॉडर्न तक है। अब बताइए, आप मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, अभी आप 9th 10th और 11th की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करोगे तो आपका ध्यान तो आप मॉडर्न हिस्ट्री से बट जाएगा। आप अकेला मॉडर्न हिस्ट्री को तो संभाल नहीं पा रहे हो। अब अगर वर्ल्ड हिस्ट्री साथ में पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको भटकाव हो जाएगा। आप लोग एक काम क्यों नहीं करते हो? आप लोगों को मैं जिस तरह से गाइड करता हूं, आप लोग उसको करो। मैं अभी समझ रहा हूं कि आपका अभी स्थिति ऐसे नटखट बालक की तरह है जिसका दिमाग को स्थिर रखना अभी आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन घबराओ नहीं, मैं बहुत नटखट बालकों को पढ़ा चुका हूं, तो मुझे कोई समस्या नहीं आएगी। मैं अपने ढंग से, मैं जानता हूं कि अभी जब लोग पढ़ाई शुरू करते हैं तो उसमें एक नए मुल्ला का उत्साह होता है, और नए मुल्ला के उत्साह में यह भी पढ़ लूँ, वह भी पढ़ लूँ, वह भी पढ़ लूँ। लेकिन एक कड़वी सच्चाई तुम लोग नहीं जानते हो कि अभी तुम पढ़कर नहीं समझ सकते। तुम पढ़ाई में दो तरह की रीडिंग करो। एक तो थोड़ा सा मुझसे आगे तुम पढ़ लो, लेकिन फिर दोबारा उसको पढ़ के पीछे से फॉलो करो, तब तुम सही मायने में पढ़कर समझ पाओगे। और जहां तक मनोविलास का संबंध है तो जितनी भी पुस्तकें चाहो उसका नाम ले लो, लेकिन जब पढ़ने की बारी आएगी तो हाथ पांव फूल जाएगा। हम्म।
अगर वो लैंड रूट से आना चाहते सत्यम तो किस रूट से आते? इसलिए तुम मानचित्र को देखो, लैंड रूट बहुत मुश्किल था, और लैंड रूट में तो एक खतरा भी तो है। एक तो उनकी नौसेना, उनके पास नौसैनिक क्षमता काफी थी, नाविक शक्ति थे वो, तो उनकी जो जहाज थे वो भी ज्यादा विकसित थे। और जहां तक लैंड रूट से आने का सवाल है, तो पहले तो उन्होंने डिस्कवर तो सी रूट ही किया। अगर लैंड रूट से इंडिया को डिस्कवर करना चाहते तो पता चलता घने जंगल में खो गए, बाघ चीता से लेकर कुछ आदिवासियों ने मार डाला, तो ऐसा रिस्की जॉब कौन करेगा? फिर जंगली डाकू भी होते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर वॉज गोइंग टू बी ए वेरी डिफिकल्ट थिंग इन द लैंड रूट। हाँ हाँ, इसमें कोई डाउट है क्या? चेन्नई जानते हो ना? तो चेन्नई जानते हो, वही चेन्नई है ना। चेन्नई तो नगरों की स्थापना शहरीकरण होता है। जब शहर बनाओगे तो शहरीकरण होगा। देखो, जो जनरल स्टडीज का पेपर है, जनरल स्टडीज के पेपर में हॉरिजेंटल जाना पड़ता है। हॉरिजेंटल मतलब, अब बाकी लोग जाते होंगे नहीं, मैं अपने बच्चों को ले जाता हूँ। हॉरिजेंटल का मतलब है जैसे 18वीं सदी ऐसे करके हम बढ़े। और जो जीएस का जो ऑप्शनल, जीएस के पेपर में, ऑप्शनल के पेपर में वर्टिकल अंदर ज्यादा जाना पड़ता है, तो ऑप्शनल को डीप पढ़ना पड़ता है। जैसे अब मान लो जीएस का पेपर है तो क्लास 12 के स्टैंडर्ड का माना जाता है। हालांकि व्यवहार में उतना कम नहीं है, ज्यादा ही है। और ऑप्शनल के पेपर को कहा जाता है समथिंग मोर देन ग्रेजुएशन एंड समथिंग लेस देन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जो ऑप्शनल का आपका क्वेश्चन होता है, ऑप्शनल का स्टैंडर्ड होता है, तो ऑप्शनल का स्टैंडर्ड जीएस से काफी ज्यादा हो जाता है। यही फर्क होता है। व्लादिमीर पुतिन, मैंने नाम ही व्लादिमीर पुतिन रख लिया। मैंने व्लादिमीर पुतिन साहब, आप उसके फैन हो गए? अच्छा। 1760 वर्ष का युद्ध कैसे? अब देखिए पुतिन साहब, आपने थोड़ी जल्दबाजी दिखा दी। यही जल्दबाजी आपने यूक्रेन में भी दिखाई थी। मतलब अभी मैं कर्नाटक युद्ध पर चल रहा हूं, दूसरे कर्नाटक युद्ध पर पहुंचा हूं, और तृतीय कर्नाटक युद्ध पर आऊंगा तो वांडीवास का युद्ध उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप लोग जब सवाल करें तो पीछे से सवाल पूछे ना, आगे से सवाल क्यों पूछते हो? जब मेरी गाड़ी जा रही है तो मेरी ट्रैफिक को रोक देते हो, फिर तुम आगे का सवाल पूछते हो। अगर मेरे ट्रैफिक को छोड़ दोगे तो वैसे भी आगे का सवाल तुम्हारा हल हो जाएगा। मैं समझता हूं कि अभी आप में एक नए मुल्ला का उत्साह है, जानने और पूछने की इतनी आतुरता है कि आप कर्म की प्रक्रिया का निर्वाह करने के लिए भी आप में धैर्य नहीं है। कोई बात नहीं है, हम देख लेंगे। तो अब क्या हुआ कि अंत में, चलो एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ सेकंड द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। अंत में क्या हुआ कि डुप्ले के तमाम प्रयासों के बाद, कि देखो डुप्ले ने एक काम किया, हैदराबाद को तो बचा लिया। हैदराबाद में पहले मुजफ्फर जंग रखा, फिर सलावत जंग को स्थापित किया, और तब उसने एक चालाकी की। मैंने सलावत जंग यानी हैदराबाद के नवाब की सुरक्षा के नाम पर, हैदराबाद के नवाब की सुरक्षा के नाम पर उसने हैदराबाद में एक सैनिक, फ्रांसीसी सैनिक जनरल था, उसका नाम था बुस्सी। तो बुस्सी के देखरेख में उसने एक सेना स्थापित कर दी। तो हैदराबाद में बुस्सी स्थापित हो गया, तो अब वहां पर हैदराबाद को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया। तो हैदराबाद तो फंस गया। लेकिन उधर जो दूसरा जो तुम देखोगे, तो हैदराबाद पर तो फ्रांसीसियों का नियंत्रण बना रहा है, परंतु कर्नाटक पर शीघ्र ही फ्रांसीसी ने चंदा साहब को स्थापित किया था। तो कर्नाटक से फ्रांसीसियों के पांव उखड़ गए, क्योंकि इसी बीच ब्रिटिश ने अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को स्थापित कर दिया और चंदा साहब को एक युद्ध में पराजित करके मार डाला। तो कुल मिलाकर कर्नाटक में ब्रिटिश पक्षधर नवाब मोहम्मद अली स्थापित हो गया, और हैदराबाद में वही सलावत जंग जो फ्रांसीसी प्रभाव क्षेत्र में हैदराबाद आ गया। तो दो कर्नाटक युद्धों में एक तरह से दोनों क्षेत्र बट गए। हैदराबाद में फ्रांसीसी और कर्नाटक में ब्रिटिश अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अब हम लोग चलते हैं तृतीय कर्नाटक। तृतीय कर्नाटक युद्ध में आपको सूचना मिलती है कि यह भी यूरोपीय प्रश्न का विस्तार था, क्योंकि यूरोप में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध को कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध।
जो सप्तवर्षीय युद्ध आप देखते हो, सप्तवर्षीय युद्ध, ये कब से कब के हुआ था? 1756 से 63 तक ये युद्ध हुआ था। जैसे आपको मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस में तो नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस आपका 18th सेंचुरी से शुरू होता है, लेकिन फिर भी आई विल गिव अ रेफरेंस टू दिस 7 years वॉर, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस वॉर इज सपोज टू बी अ मिनी वर्ल्ड वॉर। इसको मिनी वर्ल्ड वॉर कहा जाता है, छोटा मोटा विश्व युद्ध, क्योंकि यह युद्ध केवल ब्रिटेन और फ्रांस, यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ही नहीं हुआ था, बल्कि ये एक ऐसा युद्ध था जो युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के साथ उसमें प्रशा, ऑस्ट्रिया और अन्य देश भी शामिल थे। इसमें कई यूरोपीय शक्तियां उलझी हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, यह युद्ध केवल एक या दूसरे क्षेत्र तक सीमित नहीं था। यह युद्ध यूरोप में घटित हुआ, यह युद्ध अमेरिका में घटित हुआ इसका विस्तार, और यह युद्ध एशिया में भी इसका विस्तार हुआ। तो कई महाद्वीप इसमें उलझे हुए थे और कई देश उलझे हुए थे, इसलिए इसको मिनी वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। यह युद्ध 1756 में एक पार्टी ब्रिटेन था, दूसरा पार्टी फ्रांस था। उन दोनों के बीच यूरोप में तलवारें खींची तो शीघ्र ही इसका विस्तार भारत में हो गया, उधर अमेरिका में भी हो गया था, क्योंकि अमेरिका में भी ब्रिटिश कंपनी भी थी और फ्रेंच कंपनी भी थी। यहां पर जो हुआ 1756 में, वहां युद्ध आरंभ हुआ। इधर तृतीय कर्नाटक युद्ध आपको सूचना मिलती है कि 1758 में आरंभ हो गया, और 1758 से आरंभ होकर वो चला 1763 तक। इसको बोलते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो उस समय तक क्या हुआ था कि डुप्ले तो एक युग अधिकारी था, आपको पता है। तो क्या हुआ कि एक्चुअली डुप्ले के साथ एक दिक्कत थी कि थोड़ा सा है तो बहुत कॉम्पिटेंट, लेकिन कॉम्पिटेंट होने के बाद भी थोड़ा महत्वाकांक्षी था। वो क्या करता कि जितने भी महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय होता वो स्वयं लेता। फ्रांस की सरकार चाहती हमें इन्फॉर्म करो, तो डुप्ले ऐसा नहीं करता, हालांकि मैन ऑन द स्पॉट था, उसकी समझ ज्यादा अच्छी थी। फिर फ्रांसीसी सरकार डुप्ले से थोड़ा क्रुद्ध हो गई और उसने डुप्ले को वापस बुला लिया, और डुप्ले की जगह उसने एक नए गवर्नर को भेजा जिसका नाम था गोडेहू उसका नाम था। नहीं, गोडेहू था, कॉम्पिटेंट नहीं था, उसमें वो दूरदर्शिता डुप्ले वाली नहीं थी। अब जब थर्ड कर्नाटक वॉर 1758 में शुरू हुआ, तो चूंकि यह सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था, 7 years वॉर जो यूरोप में चल रहा था, इसलिए फ्रांसीसी सरकार ने तुरंत यहां, जो फ्रांसीसी सरकार थी, वो फ्रांसीसी सरकार ने तुरंत वहां से एक सैनिक जनरल को भेजा भारत में गोडेहू की मदद करने। उस सैनिक जनरल का नाम था काउंट डी लाली। उसका नाम था काउंट डी लाली उसका नाम था। तो उसने काउंट डी लाली को भेजा, और काउंट डी लाली के साथ दिक्कत यह थी कि एक तरह से पैराशूट से, मतलब पैराशूट का मतलब है कि वो भारतीय परिस्थितियों की समझ तो उसे थी नहीं, सीधा वो पेरिस से उतरा और भारत की ग्राउंड रियलिटी को जानता नहीं था। आते ही उसने एक गलत डिसीजन ले लिया। उसने सीधे, चूंकि हैदराबाद के दरबार में डुप्ले बैठा हुआ था सेना लेकर, गलत हो गया, डुप्ले तो चला, जैसे हैदराबाद के दरबार में बूसी बैठा हुआ था, बूसी सैनिक जनरल, जिसको कि हैदराबाद के नवाब की सुरक्षा के नाम पर डुप्ले ने बैठाया हुआ था, और डुप्ले ने पहले ही कह दिया था उन्हें कि भाई आप हैदराबाद में ही डटे रहना, और नवाब की सुरक्षा के नाम पर यह देखना कि ब्रिटिश हैदराबाद में प्रवेश ना करे। तो बेसिकली बूसी जो सैनिक जनरल था वो यही काम कर रहा था। अब यहाँ काउंट डी लाली आया, और काउंट डी लाली ने गलत निर्णय लिया। उसने बूसी को कहा कि आप हैदराबाद को खाली करके आ जाओ मेरी सहायता के लिए। तो जिस समय बूसी हैदराबाद को खाली कर उसकी सहायता के लिए निकला, तो ब्रिटिश पहले से सावधान बैठे थे। ब्रिटिश ने हैदराबाद पर भी कब्जा कर लिया। कर्नाटक पर तो पहले ही ब्रिटिश का कब्जा था, और हैदराबाद पर भी कब्जा कर लिया। अब समझो कि फ्रांसीसी दक्षिण में केवल पौंडीचेरी में सीमित रह गए, हैदराबाद का राज्य भी निकल गया उनके हाथ से। तो वैसे भी फ्रांसीसियों की स्थिति तो कमजोर हो ही गई थी। और तब अंत में, जो अभी एक बच्चे ने पूछा है, वांडीवास का युद्ध, ये वांडीवास का युद्ध 1760 में, वांडीवास एक जगह है, वो थर्ड कर्नाटिक वॉर में ही 1760 में ये वांडीवास का युद्ध हुआ। इस वांडीवास के युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश कमांडर था, उसका नाम था सर आयरकूट, और दूसरी तरफ फ्रांसीसी कमांडर था जिसका नाम था काउंट डी लाली।
इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ, काउंट डी लाली और सर आयरकूट के बीच। और इस युद्ध में 1760 में, और यह एक निर्णायक युद्ध था, इसमें काउंट डी लाली पराजित हो गया, सर आयरकूट की जीत हो गई। ये फ्रांसीसी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी हार थी, क्योंकि इससे सदा के लिए उनका यहाँ पर एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा चकनाचूर हो गई। और एक तरह से तुम कहो तो केवल ये फ्रांसीसी कंपनी की हार नहीं थी, ये फ्रांसीसी सरकार की भी हार थी, क्योंकि एक तरफ सप्तवर्ष युद्ध में ब्रिटेन के हाथों फ्रांसीसी फ्रेंच हार गए, फ्रांसीसी साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों हार गए। मैं आपको बताऊं, मैं यूरोप के इतिहास के संदर्भ में आपको बताऊंगा, यहाँ तो ये हमारे विचार का विषय नहीं है, क्योंकि यह जो सप्तवर्षीय युद्ध है उसको यूरोप विश्व इतिहास में एक बड़ी ही विभाजक रेखा मानी जाती है। क्योंकि देखो, फ्रांसीसी साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य दोनों संघर्ष कर रहे थे दुनिया में उपनिवेश बनाने के लिए। जो विजेता होता वो दुनिया में अपना सबसे बड़ा उपनिवेश बनाता। तो चूंकि फ्रांसीसी हार गए तो फ्रांसीसियों ने वहां कनाडा खो दिया, अमेरिका में कनाडा ब्रिटिश के हाथों खो दिया, कनाडा, और इंडिया में भारत, और एशिया में भारत ब्रिटिश के हाथों खो दिया, भारत जैसे इतने संपन्न क्षेत्र। परिणाम यह हुआ कि उधर फ्रांसीसी साम्राज्य हारे, इधर फ्रांसीसी कंपनी हारी। इन वांडीवास के युद्ध हारने के बाद में खैर चलो, अंत में 1763 में वहाँ जब यूरोप में एक संधि हुई, वो संधि पेरिस की संधि कहलाई 1763 में, जो मैंने मैटर में आपको दिया हुआ है। तो जो पेरिस की संधि है, उस पेरिस की संधि के आधार पर यह युद्ध समाप्त हुआ। और फ्रांसीसी कंपनी को, क्योंकि तृतीय कर्नाटक युद्ध के मध्य जो फ्रांसीसी कंपनी की जो भी फैक्ट्रियां थी, उस फैक्ट्रिया पर ब्रिटिश कंपनी ने कब्जा कर लिया था। तो अब क्या हुआ इसके बाद कि भाई अब ब्रिटिश कंपनी ने चूंकि उस पर कब्जा कर लिया हुआ था, अब फ्रांसीसी कंपनी को वह फैक्ट्रियां वापस लौटा दी गई। और ब्रिटिश कंपनी, मतलब ब्रिटिश ने, चूंकि अब तो वहां पर संधि हो गई यूरोप में, तो फ्रांसीसी कंपनी को फैक्ट्रियां लौट गई। लेकिन हाँ, फ्रांसीसी कंपनी को अधिकार मिला कि अब यह अधिकार नहीं मिला कि अब वो फैक्ट्री में किलेबंदी कर सकते हैं, किलेबंदी का अधिकार छीन लिया गया। इस तरह से तुम देखते हो कि फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा तृतीय कर्नाटक वॉर में खंडित हो गई। यस मिस्टर अंकुर। तो पूछ रहे हैं भाई, Raghu, what type of question is this? It is really surprising for me because it was from the first one class. I have just made you survey what happened in India under the nose of different companies. I have told you when Portuguese company came to India. Actually, I am replying the question in English because Raghu has raised the question in English. Possibly he may be from English medium, that's why I am replying it. So I am seeking pardon from those students who are in Hindi medium. Just wait for 1 minute. I will once again switch over to Hindi medium. So Raghu, my question is, when Portuguese came to India, so Portuguese firstly created a big oceanic empire, and this oceanic empire was called Estado de India. But Portuguese was basically represented a very smaller country in Europe. It could not compete with the British and Dutch latter. So Portuguese had to lost its empire to the British company, to Dutch company in India, and it remained confined simply to Goa, Daman and Diu. I have told you earlier. Then comes the turn of, British and Dutch. So both fought together, and then finally they decided to stay away from each other, and Britain preferred to get settled in India while the Dutch in Southeast Asia. So the question was over there. Then came French. French competed. I have just finished it. The Carnatic War started, and France gave a more formidable challenge to the British company. The French company gave more formidable challenge to the British company than Portuguese or Dutch company. And just French company fought against the British for years or for decades in Carnatic War, but finally even the French were the losers. So after the losing of France, how can you imagine that any other company could stand before the British? And on the other hand, after Carnatic War, through the Battle of Plassey and Buxar, the British company will progress day by day, and finally it will create an all India empire. So Raghu, why are you asking such a question when every event is occurring
under your nose and in your very eyes. So how can you raise such a question? अरे भारत संपन्न था। गोल्डन बर्ड का मतलब हुआ संपन्न कंट्री। सोने की चिड़िया एक मुहावरा है और वो सोने की चिड़िया एक संपन्न कंट्री के लिए कहा जाता है। एनी क्वेश्चन फर्दर? भारत की औपनिवेशिक भारतीय भारत की स्थायी भारतीय ये दोनों, ये तो उसी तरह की बात है। ये दोनों में क्या तुलना है भाई? औपनिवेशिक सरकार का मतलब है कि ऐसी सरकार जिसने सैनिक शक्ति के आधार पर दबदबा स्थापित करके किसी क्षेत्र विशेष का आर्थिक शोषण कर रहा हो। और शाही नौसेना का मतलब हुआ कि वो राजकीय नौसेना उस शोषण का माध्यम है, क्योंकि वो नौसेना की बदौलत ही उसने नियंत्रण बनाया हुआ है। इसमें दोनों में क्या अंतर है? अंतर का तो सवाल ही नहीं, दोनों तो एक दूसरे का पूरक है। 1770 युद्ध कर्नाटक की नहीं, कर्नाटक पलासी का बैटल तो 1757 में कंक्लूड हो गया था ना, और कर्नाटिक वॉर 1758 में शुरू हुआ। तो थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है 1758 में शुरू हुआ। तो जब पलासी का बैटल फिनिश्ड हो गया तब कर्नाटिक वॉर शुरू हुआ। प्रेसिडेंसी एक्चुअली होता क्या था कि वो अपना एक जो प्रशासनिक मुख्यालय कायम करते थे, उनका जो प्रशासनिक मुख्यालय होता था उनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो कुल मिलाकर आप यही जानिए कि प्रेसिडेंसी का मतलब है प्रशासनिक मुख्यालय। डुप्ले फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर था। राजू को पूछिए कि फ्रेशर, राजू नाम है, राजू को कहिए कि कम से कम एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा वाली जो है ब्लैक स्वान की, वो पढ़ना शुरू कर दे हमारे साथ साथ। आगे ना बढ़े, आगे नहीं समझ में आएगी, कम से कम पीछे से और थोड़ा सा एक चैप्टर हल्का फुल्का आगे जा सकते हैं। तो थर्ड कर्नाटिक वॉर में जो फ्रांसीसी कंपनी है, वो फ्रांसीसी कंपनी हार गई, ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई। तो अब हमने यहीं पर आपका मुद्दा उठाया है। उस मुद्दे को देखो कि भाई ये सप्तवर्षीय युद्ध वगैरह का तो आपको सूचना मिल गई है कि ब्रिटिश की सफलता के कारण, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कारण हमने यहां पर दिए हैं। बस वही 4 कारण को याद रखो। पहला हमने दिया है कि ब्रिटिश कंपनी व्यावसायिक रूप से अधिक पेशेवर और सफल थी। जो ब्रिटिश कंपनी थी वह व्यावसायिक रूप से अधिक प्रोफेशनल थी, मतलब माने व्यावसायिक मोर्चे पर ज्यादा सफल थी। माने जो ब्रिटिश कंपनी का व्यापार था वो कहीं ज्यादा फ्रेंच कंपनी की तुलना में कहीं आगे चल रही थी। तो जाहिर है जो ब्रिटिश कंपनी, उसके पास रिसोर्सेस, संसाधन ज्यादा थे। दूसरा है कि फ्रांसीसी कंपनी के विपरीत ब्रिटिश कंपनी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। तो कहोगे भाई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से क्या फायदा है? तो फ्रेंच कंपनी एक सरकारी कंपनी थी और ब्रिटिश कंपनी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है कि उसके शेयरधारक उसके प्रबंधन को चुनते हैं। तो शेयरधारकों के द्वारा जो प्रबंधन को चुना जाता है, इस कारण से उस कंपनी का प्रबंधन, जो मैनेजमेंट है, वो ज्यादा प्रोफेशनल और बेहतर होता है। तो फ्रेंच कंपनी का जो प्रबंधन है वो ज्यादा बेहतर है। तो चूंकि फ्रेंच कंपनी का प्रबंधन बेहतर है, इसलिए आप कह सकते हो जो फ्रेंच कंपनी है वो, सॉरी, ब्रिटिश कंपनी का प्रबंधन ज्यादा बेहतर है तो फ्रेंच कंपनी पिछड़ गई। क्योंकि एक्चुअली होता क्या था कि फ्रेंच कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, तो फ्रेंच कंपनी के जो निर्णय की क्षमता थी वो उतनी नहीं थी। ऑन द फ्रंट ऑफ डिसीजन मेकिंग विल कम टू रियलाइज दैट कि फ्रेंच कंपनी वाज लैगिंग बिहाइंड द ब्रिटिश कंपनी। तो जैसे अब सरकारी कंपनी है तो हर डिलेड प्रोसेस होता था, कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग होती थी तो काफी देर से निर्णय होता, और ब्रिटिश कंपनी में फटाफट निर्णय होता। तीसरा है कि
अच्छा हाँ, तो इसलिए इसमें सरकार का अनुचित हस्तक्षेप कम था और ब्रिटिश कंपनी को सक्षम अधिकारियों जैसे क्लाइव और सर आयरकूट की सेवा मिली। जैसे जो ब्रिटिश कंपनी है उसमें रॉबर्ट क्लाइव है, सर आयरकूट है, तो इन सब की सेवा मिली है। अब देखो, मैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, आप लोग जिज्ञासु होंगे, थोड़ा उसके बारे में बताता हूं। बंगाल के संसाधनों ने ब्रिटिश कंपनी को लाभान्वित किया। जैसे बंगाल का जो संसाधन है, उस बंगाल के संसाधन का ब्रिटिश कंपनी को लाभ मिला। क्योंकि अभी अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर क्या पलासी का बैटल और कर्नाटक, तृतीय कर्नाटक के साथ साथ चल रहा था? नहीं, तृतीय कर्नाटक 1758 में शुरू हुआ। तब तक 1757 में ब्रिटिश बंगाल को में पलासी का युद्ध जीत चुके थे। तो पलासी का युद्ध जीतने के बाद जो बंगाल का संसाधन उनको मिला, उसका इस्तेमाल वो कर्नाटक में कर पाए, तो उससे और भी उनको सफलता मिली। अब देखो, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताऊं कि रॉबर्ट क्लाइव एक कलर के पद पर था। मात्र 18 ईयर्स के एज में इंडिया में आया था और वो जो रॉबर्ट क्लाइव है वो अपनी प्रतिभा के बल पर ऊपर उठा। एक किरानी के पद पर था, कलर के पद पर। तो जब कर्नाटक और द्वितीय कर्नाटक युद्ध चल रहा था, तो मैंने आपको बताया कि हैदराबाद पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी नियंत्रण हो गया और उधर तब तक फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन को मरवा डाला और अनवरुद्दीन को मारने के बाद उसने चंदा साहिब को गद्दी पर बैठा दिया था। एक तरह से ब्रिटिश का सितारा उस समय गर्दिश में था, एकदम लोएस्ट एब पर था, क्योंकि उधर फ्रेंच कंपनी ने हैदराबाद पर भी कब्जा जमा कर रखा था और कर्नाटक पर भी। और इधर जो अनवरुद्दीन का बेटा था जिसको ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे, तो जब बाप उसके पिता की हत्या हो गई तो उसका जो मारा गया उसका पिता, तो उसका पुत्र वो भागकर ब्रिटिश कैंप में त्रिशुनापल्ली में जाके शरण ले ली। तो चंदा साहिब ने एक सेना भेज दी कि त्रिशुनापल्ली का घेरा डालो ताकि मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन का बेटा यानी वो चंदा साहिब का जो साला था वो निकल के भागे ना। तो जब चारों तरफ से घेरा डाल दिया चंदा साहिब ने अपनी सेना के 1000 सैनिकों की सहायता से, तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव का ही दिमाग चला। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने सीनियर अधिकारियों को कहा कि अगर आप लोग अनुमति दे तो हम इसका कुछ रास्ता निकालें। तो बोला ठीक है करो। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि हम बदले में जाके चंदा साहिब का जो कर्नाटक है उसकी राजधानी थी अरकाट, तो हम अरकाट में घेरा बनाकर डाल देते हैं, क्योंकि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जब हम चंदा साहब को घेरेंगे तो डर जाएगा और अपनी सेना यहां से उठा लेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव की जो योजना है वो 100% सही रही और बहुत सटीक रही। इसी से रॉबर्ट क्लाइव का उद्भव कर्नाटक वॉर से शुरू हुआ। फिर जब आगे जाओगे तो आगे आपको सूचना मिलती है कि कर्नाटक वॉर से रॉबर्ट क्लाइव को सफलता मिलनी शुरू हुई और फिर जब उधर बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव को वाटसन के साथ एक नौसेना लेकर भेजा जाएगा और फिर वहां जाकर रॉबर्ट क्लाइव पलासी के युद्ध में अपनी भूमिका निभाएगा, उसकी चर्चा आगे होगी। लेकिन उसका उद्भव कर्नाटक युद्ध से ही हो चुका था दक्षिण में। तो इस तरह से ये कारण है जिस कारण से आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर कर्नाटक युद्ध में हमने जो कुछ क्वेश्चन किए हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर आपने घर पर पढ़ा होगा। अब क्वेश्चन आंसर में हाथ डालना, हालांकि मैंने तो पहले भी आपको क्वेश्चन आंसर कराया है। आप में से बहुत सारे फ्रेशर लड़के हो क्वेश्चन आंसर के स्टैंडर्ड पर थोड़ा सा लेट से पहुंचोगे, लेकिन अपना काम है प्रयास करते रहना। तो भले ही क्वेश्चन आंसर के लेवल पर आप थोड़ा सा लेट से पहुंचो, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि फिर भी क्वेश्चन आंसर हमारे साथ, हम जैसे जैसे उसको लिखवा रहे या दिखा रहे, तो हमारे साथ आप हमारे मेथड को फॉलो करते रहो। देखो, कर्नाटक युद्ध ने ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनी का भारत के अंदर ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्य के भविष्य का फैसला कर दिया। परीक्षण कीजिए, मतलब कर्नाटक युद्ध ने केवल भारत के अंदर ही ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी के भविष्य का फैसला नहीं किया, बल्कि उसने भारत से बाहर ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्य के भविष्य का भी फैसला कर दिया। तो हमारा इशारा यहाँ 7 वर्ष युद्ध की तरफ भी है, हमारा इशारा इस बात की तरफ भी है कि ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी दोनों कंपनियां चाहते थे कि हम एक बृहद साम्राज्य की स्थापना करें और दोनों आपस में साम्राज्य बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। तो कर्नाटक युद्ध ने तय कर दिया कि भविष्य में जो साम्राज्य बनाएंगे वो ब्रिटिश बनाएंगे और फ्रेंच उस मोर्चे पर पिछड़ गए। तो देखो, इसको हमने कैसे शुरू किया।
यद्यपि कर्नाटक युद्ध भारत में लड़ा गया था, परंतु इसकी जड़ भारत से बाहर यूरोप में थी। आप लोग समझना, यह युद्ध उस संघर्ष का हिस्सा था जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वैश्विक साम्राज्य यानी ग्लोबल एम्पायर के लिए लड़ा जा रहा था। इसलिए भारत में फ्रांसीसी कंपनी का भविष्य, देखो क्वेश्चन आंसर में इसलिए आपको इसमें टाइप करवा के ला दिया क्योंकि मैं जो बोर्ड पर, आपको याद होगा 1-2 दिन मैंने लिखवाया था, तो आप लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि बोर्ड पर लिखवाने में मुझे पूरा उसमें एफर्ट वहां लगाना पड़ता है। उससे बचने के लिए, चूंकि डायरेक्ट मैं आपको बोल के ज्यादा बेहतर समझा दूंगा, इसीलिए मैंने इसको टाइप फॉर्म में दिया। तो इसलिए भारत में फ्रांसीसी कंपनी का भविष्य फ्रांसीसी साम्राज्य के भविष्य पर निर्भर करता था। भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी को व्यापारिक गतिविधियों से राजनीतिक वर्चस्व की दिशा में मोड़ दिया था। मतलब उसको व्यापारिक गतिविधियों से राजनीतिक वर्चस्व की दिशा में मोड़ दिया था। इस नीति की अभिव्यक्ति द्वितीय कर्नाटक युद्ध में तब हुई जब डुप्ले ने हैदराबाद एवं कर्नाटक के राज्य पर और कर्नाटक के राज्य पर फ्रांसीसी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। परंतु फ्रांसीसी सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप तथा ब्रिटिश कंपनी के चुस्त प्रबंधन के बेहतर संसाधन के कारण कंपनी पिछड़ गई तथा फिर बांडीवास का युद्ध हार जाने के बाद साम्राज्य निर्माण का इसका स्वप्न चूर हो गया। दूसरी तरफ स्वयं फ्रांसीसी साम्राज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य से पिछड़ गया था। इसका कारण था ब्रिटिश सरकार की संरचना तथा ब्रिटेन की व्यावसायिक सफलता। अंत में 7 वर्ष युद्ध में हारने के पश्चात फ्रांस ने अमेरिकी महाद्वीप में कनाडा एवं एशिया में भारत को खो दिया। उसी समय अमेरिका में उसने कनाडा को खोया था। इस प्रकार कर्नाटक युद्ध ने फ्रांसीसी कंपनी एवं फ्रांसीसी साम्राज्य दोनों के स्वप्न को एक साथ चूर कर दिया। अब मैं एक बात बताता हूं, जैसे नॉर्मली हम एक क्वेश्चन राइटिंग में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। देखो, कर्नाटक युद्ध ने ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनी का भारत के अंदर ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी साम्राज्य के भविष्य का फैसला कर दिया। परीक्षण कीजिए। ओके, अब इस प्रश्न पर आप नजर डालिए। देखिए, पहले जब हमारे सामने प्रश्न आता है तो हम प्रश्न को पहचानें कि प्रश्न की प्रकृति क्या है। तो यहां पर अगर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्रश्न की प्रकृति है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि जो ये प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, तो ये प्रश्न हाइपोथेटिकल है। 2 तरह का प्रश्न मैं आपको समझा चुका हूं, याद करिए। एक तरह का प्रश्न जिसके लिए एक टर्म आता है हाइपोथेटिकल, और दूसरे तरह का प्रश्न आता है, इसको कहते हैं आर्गुमेंटेटिव। हाइपोथेटिकल एंड आर्गुमेंटेटिव। तो जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है उसमें एक स्टेटमेंट होता है और उस स्टेटमेंट के या तो पक्ष में लिखा जाता है या विपक्ष में लिखा जाता है। जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में आवश्यक रूप में पक्ष में ही लिखा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आर्गुमेंटेटिव हो, जैसे अगर क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है तो उसके पक्ष में, जैसे देखो मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध ने ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनी का भारत के अंदर ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी साम्राज्य के भविष्य का फैसला कर दिया। परीक्षण कीजिए। तो डायरेक्टिव परीक्षण कीजिए में क्या होता है कि नॉर्मली व्याख्या कीजिए और परीक्षण कीजिए में थोड़ा सा अंतर होता है। व्याख्या कीजिए में आप मतलब उसका मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति कुछ जान रहा हो परंतु पूरी तरह नहीं समझ रहा हो, तो उसमें को आप नए नए विचार और उदाहरणों से अगर उसको आप विस्तार से समझाते हैं तो वह व्याख्या कीजिए। और अगर कोई व्यक्ति कुछ जान रहा हो और लेकिन बहुत ढंग से नहीं समझ रहा हो तो आप उसको अपने विचार और उदाहरण से समझाते हैं और उसी दरमियान कुछ ऐसा कह जाते हैं जिस समझ को वो चौंक जाता है, कोई नई बात होती है, तो परीक्षण कीजिए होता है। तो दोनों में कोई खास बहुत ज्यादा अंतर नहीं है।
ये स्टेटमेंट को देखिए, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई ये कंपनी के भविष्य का ही नहीं बल्कि साम्राज्य के भविष्य का फैसला कर दिया, तो इसे आप एग्री करेंगे। ये आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन कैसे होता? तो अगर यहां इसमें रहता, क्या आप ऐसा मानते हैं कि इसने कर्नाटक युद्ध ने महज ब्रिटिश कंपनी के भविष्य का फैसला किया, न कि फ्रांसीसी साम्राज्य के भविष्य का? क्या आप ऐसा मानते हैं? तब वो आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन हो जाता, यानी तर्क पर आधारित। तब आपको पहले तय करना होता, पहले स्टैंड क्लियर करना पड़ता, हाँ या ना, और तब उसके पक्ष में लिखना पड़ता। तो आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में सीधा उस स्टेटमेंट को बेसिस बना के आप लिखना शुरू कर देते हो, तो क्वेश्चन होता है हाइपोथेटिकल। और अगर आप पहले उसमें स्टैंड क्लियर करते हो कि हमको फेवर में जाना है या अगेंस्ट में जाना है, और फिर उसके बाद उसमें लिखना शुरू करते हो, तो वो कहलाता है आर्गुमेंटेटिव। हाँ बोलो। अवनीश पूछ ब्रिटिश की ओहो उसके कारण में, अच्छा देखो यहां पर टर्म आता है कि ब्रिटिश कंपनी को सक, हाँ हाँ, ब्रिटिश कंप, अच्छा यहाँ एक क्वेश्चन में, एक मिनट। यद्यपि कर्नाटक युद्ध भारत में लड़ा गया था, परंतु उसकी जड़ भारत से बाहर यूरोप में थी। यह युद्ध उस संघर्ष का हिस्सा था जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वैश्विक साम्राज्य के लिए लड़ा जा रहा था। 7 वर्ष युद्ध का है, इसलिए भारत में फ्रांसीसी कंपनी का भविष्य फ्रांसीसी साम्राज्य के भविष्य पर निर्भर करता था। भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ली ने फ्रांसीसी कंपनी को व्यापारिक गतिविधियों संरचना यहाँ है, परंतु फ्रांसीसी सरकार के अनुसार हस्तक्षेप ब्रिटिश था। दूसरी तरफ स्वयं फ्रांसीसी साम्राज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य से पिछड़ गया था। इसका कारण था कि ब्रिटिश सरकार की संरचना तथा ब्रिटेन की व्यावसायिक सफलता। मतलब ब्रिटिश सरकार की संरचना का इशारा ये आप लोगों के लिए इसलिए भेद हुआ होगा, ये मामला यूरोप में चला गया, क्योंकि जो फ्रांसीसी साम्राज्य था यानी फ्रांसीसी राज्य था, तो फ्रांसीसी साम्राज्य की संरचना अलग थी, वहां की जो फ्रांसीसी सरकार की संरचना अलग थी। वहां पर राजतंत्र था फ्रांस में, तो फ्रांस में राजतंत्र था, तो राजतंत्र होने से सभी निर्णय राजा और बड़ा पावरफुल और डिस्पोटिक यानी निरंकुश शासक था, जो हर निर्णय पर अपना नियंत्रण रखता था। और ब्रिटेन में क्या था कि था तो भी राजतंत्र, ब्रिटेन में भी मोनार्की थी, लेकिन ब्रिटेन में एक सबल पक्ष था। वो सबल पक्ष क्या था कि ब्रिटेन में मोनार्की होते हुए भी मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन में एक सशक्त मध्य वर्ग था, और वहां पर एक पार्लियामेंट जैसी संस्था आ गई थी। तो पार्लियामेंट जैसी संस्था आने से वहां की सरकार पर अंकुश लग रही थी, तो वहां पर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, वहां के गवर्नमेंट पर अंकुश, जो अपने आप में बड़ी चीज थी। जस्ट 1 मिनट। तो जो ब्रिटिश सरकार की संरचना है, उस सरकार की संरचना में एक ऐसी सरकार बन रही है कि सहमति पर आधारित है, जिसमें पार्लियामेंट जो सरकार है वो पार्लियामेंट के निर्णय को मानती है या पार्लियामेंट के निर्णय को महत्व देती है। तो ब्रिटेन की सरकार है उसमें सहमति पर सरकार है, और फ्रांसीसी सरकार में निरंकुश शासक है जो मनमानी करता है। तो दोनों की संरचना में अंतर है, संरचना से आशय ही। हाँ अब बोलो। देखो अंग्रेजी में उसको कहते हैं प्रोफेशनल, जो अपने जैसे तुम कई बार देखोगे कुछ लोग कहेंगे अरे इसकी बात छोड़ो, ये तो बड़ा प्रोफेशनल है, तो कभी नेगेटिव टर्म में बोलते हैं, परंतु कई बातों में लोग बोलते हैं कि भाई उसकी सफलता इसलिए कि बड़ा उसका प्रोफेशनल अप्रोच है। प्रोफेशनल का मतलब हुआ कि वह एक व्यावसायिक दृष्टिकोण रखता है, मतलब वो अपने पेशे के साथ न्याय करता है, मतलब तो उसको प्रोफेशनल जो होता है उसके कुछ निश्चित मतलब कुछ निश्चित नियमों के आधार पर काम करता है। वो अपने थीम्स पर काम नहीं करता, वो एक निश्चित नियमों के आधार पर काम करता है। कर्नाटक युद्ध को वांडीवास का युद्ध नहीं कहा जाता है। कर्नाटक युद्ध में एक है वांडीवास का युद्ध। कर्नाटक युद्ध में 3 युद्ध हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, तृतीय कर्नाटक युद्ध है। तो जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है, तो तीसरे कर्नाटक युद्ध के दरमियान वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी की हार ब्रिटिश के हाथ हो गई, और भारत में निर्णायक रूप में फ्रांसीसियों की जो पराजय हुई है वांडीवास के युद्ध में, यानी भारत में फ्रांसीसियों की पराजय वांडीवास के युद्ध में निर्णायक रूप में हुई। यही बात आपको बताई जाए।
अंग्रेजी में उसको कहते हैं हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब हुआ, मतलब वर्चस्व का मतलब हुआ उस पर अपना नियंत्रण, प्रभाव और नियंत्रण स्थापित करते हैं, तो उसको वर्चस्व कहा जाता है। इसलिए कितनी बार समीर मैं बता चुका हूं कि तुम एनसीईआरटी कक्षा 8 की पढ़ो, 12वीं कक्षा की आप लोग इस साइट पर होते हो, तो जो मैं बता दूसरे बच्चों को बुक्स बता रहता हूं तो बाकी लोग कान नहीं देते हो। मतलब इतना थोड़ा सा ओपन तो रहना ही चाहिए। क्योंकि देखो, अब मैं आईएएस की बात तो बहुत दूर की रही, आप कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, चाहे वो एसएससी का ही एग्जाम क्यों ना हो, कुछ फाउंडेशनल नॉलेज तो आपको रखना पड़ेगा। और अगर आप ये सब जो बेसिक शब्दावली जहां जहां आप लोगों को दिक्कतें होती है, उसमें थोड़ा सा आपको साइड पर क्या होगा कि कॉन्शियस रहना पड़ेगा। जैसे मैं एक स्टूडेंट को समझा रहा हूँ तो प्लीज आप दूसरे स्टूडेंट सुनिए, उससे आपका भी समय बचेगा और आपकी समझदारी और भी बढ़ेगी। मैं कितनी बार बता चुका हूं कि ये मैं कम से कम 20 बार बता चुका हूं इसी जगह पर कि भाई 8वीं कक्षा की नई एनसीईआरटी पढ़िए। फिर इसके बाद आप बिपिन चंद्रा का जो ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन, पहले 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी थी, अब उसको बुक निकाला है, तो आप बिपिन चंद्र का पढ़िए। और फिर 12वीं कक्षा की नई एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा बाद में। इन दोनों को भी पढ़िए, 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी और बिपिन चंद्र का। राहुल को मजा आया, अब मैं खुद से भी लिख अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा ये वर्क कर रहे हैं। जैसे धीरे धीरे अगर आप वर्क करोगे तो बात समझ में आ जाएगी। लिखा। हाँ बिल्कुल, मैं दोनों चीज बता रहा हूं। जैसे देखो, या तो आंसर को एक बिगिनिंग दे दो, बिगिनिंग देकर तब उसको छोटे छोटे पॉइंट में बांट कर लिख दो। दूसरा रास्ता है कि अगर आप पैराग्राफ में लिखते हो तो छोटा छोटा पैराग्राफ बना लो और इंपॉर्टेंट चीज को, जैसे राजनीतिक वर्चस्व है की दिशा में मोड़ दिया, तो इंपॉर्टेंट जहां सेंटेंस हो उसको नीचे से उसी पेन से, जिस पेन से हम लिख रहे हैं उसी पेन से हम अंडरलाइन कर लेंगे। तो अगर नीचे से हम अंडरलाइन कर लेंगे तो फिर वो एज गुड एज हो जाएगा। ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर ये पूछते ब्रिटेन और ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या डिफरेंस है, तब तो बात समझ में आती। ब्रिटेन एक देश है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी है। जैसे देखो, पहले तो मैं जितने भी साइट पर स्टूडेंट्स हैं उन सब से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग क्लास में रेगुलर रहिए। जो चीज कल कराई जाती है उसमें जो प्रश्न उठता है, लगता है कि आपका पीछे लेक्चर सुना हुआ नहीं। मैंने पहले ही आपको बताया कि एक्चुअली जब व्यापार के लिए जब यूरोपीय देश जब मतलब चले, तो उन्होंने अपनी अपनी कंपनी फॉर्म की। कुछ देशों ने सरकार के अंतर्गत कंपनी फॉर्म की, जैसे फ्रांस है, पुर्तगाल है, उसमें सरकार ने कंपनी फॉर्म की। और कुछ जगहों पर प्राइवेट मर्चेंट्स ने कंपनी फॉर्म की। जैसे ब्रिटेन में, हॉलैंड में, यानी डच कंपनी है वो प्राइवेट मर्चेंट्स के द्वारा है। ब्रिटिश कंपनी है प्राइवेट मर्चेंट्स के द्वारा है। और उन्होंने प्राइवेट 100-150 मर्चेंट, जैसे 80 मर्चेंट्स ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। फिर उसने बाजार में शेयर जारी कर दिए, तो शेयर होल्डर्स थे वो भी उसके कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए, शेयर धारक बन गए। तो छोटे छोटे उनके शेयर बन गए, उनको मुनाफा कंपनी से मिलता था, उसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। यह जो बना है, तो ये हुई कंपनी जिसको कहीं किसी पूर्वी व्यापार करने का चार्टर मिला। तो ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन, अगर ब्रिटेन और कंपनी में अंतर पूछना चाह रहा हो तो ब्रिटेन एक कंट्री है, कंपनी एक व्यापारिक कंपनी है। मेरे सन 1767 में नगर को चंदर नगर वापस चंद्रनगर को तो वापस कर दिया था, लेकिन उसकी किलेबंदी की अनुमति नहीं दी उसको। और उसको कहा कि भाई जो चंद्रनगर का जो क्षेत्र है उसमें जो ब्रिटिश का, चूंकि बंगाल में एक्चुअली पहले तो उनको वापस किया, लेकिन बाद में चल के फिर चंद्रनगर पर भी कब्जा कर लिया, क्योंकि बंगाल धीरे धीरे क्या था कि ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया था। जब ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया था तो आप आगे देखोगे कि बंगाल पर ब्रिटिश का वर्चस्व ज्यादा मजबूत था। तो ब्रिटेन की पॉलिसी थी कि बंगाल से सारी कंपनी को भगा दे, जैसे चिनसुरा से डचों को भी भगा दिया, क्योंकि बंगाल को बाद में वो अपना डोमेन मानने लगे थे, मतलब अपना अधिकार क्षेत्र में मानने लगे थे। मल्लिकार्जुन
अब क्या, अब मल्लिकार्जुन मैं क्या जानता हूँ आपका लैंग्वेज क्या है? जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में पढ़िए। आपको तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसमें जो आपका लैंग्वेज है उसमें आप पढ़िए उसको। जिस लैंग्वेज को आपने रखा हुआ है, हिंदी में रखा हुआ है तो हिंदी में पढ़िए, अंग्रेजी में रखा हुआ है तो अंग्रेजी में पढ़िए। कि बाहर के बारे में भारत के बाहर के बारे में क्या बताएं? भारत के बाहर के बारे में तो पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री सीमा बताएंगे तो उसमें तो महीना लग जाएगा कम से कम। तो उसको कैसे बताएं? मैं भारत से बाहर तो पूरी दुनिया है और उसमें क्या बताना है? कोई खास चीज पूछो तो बता दूंगा। कहा जा सकता है राजनीति की राजनीति उसमें भारत की राजनीतिक सत्ता बहुत दूर की चीज थी। उसमें कोई भी कंपनी भारत की राजनीतिक सत्ता के बारे में नहीं सोच सकती थी। उस समय कंपनी का महत्वाकांक्षा बहुत ही सीमित थी, बहुत छोटी सी महत्वाकांक्षा थी। फ्रांस और ब्रिटेन वर्ल्ड क्योंकि दोनों पावरफुल कंट्री यूरोप में थे और स्पेन और पुर्तगाल थे वो पिछड़ चुके थे उस दौर में। पहले तो स्पेन पुर्तगाल ही आगे आए थे, आगे चलकर वो पिछड़ गए थे। तो नई उभरती हुई शक्ति ब्रिटेन और फ्रांस ही थे। हाइपोथेटिकल ही बोलो अनुराग, उसका कोई उचित हिंदी नहीं मिल रहा है। तुम लोग हाइपोथेटिकल से ही काम चलाओ। देश वो ठीक कैसे होगी? किसी दूसरे देश पर तुम कब्जा करते हो और उसको तो उसको आप ठीक कैसे कहोगे? ठीक तो कभी नहीं मानी जा सकती। तो एक क्वेश्चन तो मैंने यह तुमको किया है, समझ रहे हो? अब एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लो। ये प्रश्न है कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सरकारी हस्तक्षेप ने भारत में ब्रिटिश कंपनी के समानांतर फ्रांसीसी कंपनी की विफलता को सुनिश्चित कर दिया? अब ये हो गया आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन। देखो, वो पहला वाला जो क्वेश्चन था वो हाइपोथेटिकल था, ये आर्गुमेंटेटिव है। क्योंकि क्यों आर्गुमेंटेटिव है? इस पर गौर करो। जो राइटिंग सीखना चाहते हो गौर करो कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सरकारी हस्तक्षेप ने भारत में ब्रिटिश कंपनी के समानांतर फ्रांसीसी कंपनी की विफलता को सुनिश्चित कर दिया? अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए। क्या कर दिया? तो आपको हाँ या ना में पहले स्टैंड लेना पड़ेगा और तब उत्तर लिखना पड़ेगा। तो देखो, 18वीं सदी का कर्नाटक युद्ध भारत में ब्रिटिश कंपनी एवं फ्रांसीसी कंपनी तथा भारत से बाहर ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी साम्राज्य के बीच राजनीतिक वर्चस्व, वर्चस्व का मतलब होता है प्रभाव क्षेत्र, अपना नियंत्रण और प्रभाव, वर्चस्व के लिए चलने वाले एक दीर्घकालिक, दीर्घकालिक का मतलब है लंबे समय तक, दीर्घकालिक का मतलब है लंबे समय तक, यानी लंबे काल तक, लंबे काल तक संघर्ष का परिणाम था। भारत के अंदर फ्रांसीसी कंपनी के पिछड़ जाने का एक प्रमुख कारण कंपनी के निर्णय, निर्णय का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, निर्णय की शक्ति में सरकारी हस्तक्षेप जैसा कारक अवश्य था, परंतु यही एकमात्र कारण नहीं था। अब देखो, ये हमारा हुआ थेसिस। थेसिस लाइन वो होता है जो हमारा स्टैंड होता है। मतलब ये क्वेश्चन देखो, ऊपर देखिए आप, ऊपर क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सरकारी हस्तक्षेप ने भारत में ब्रिटिश कंपनी के समानांतर फ्रांसीसी कंपनी की विफलता को सुनिश्चित कर दिया? तो हमारा स्टैंड क्या हो? स्टैंड लाइन देखो, यानी थेसिस लाइन, कि भारत के अंदर फ्रांसीसी कंपनी के पीछे जाने का एक प्रमुख कारण कंपनी के निर्णय की शक्ति में सरकारी हस्तक्षेप जैसा कारक अवश्य था। मतलब कि हम मानते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप इसका एक महत्वपूर्ण कारण अवश्य था,
परंतु यही एकमात्र कारण नहीं था। मतलब है कि इस कारण के अलावा हमें अन्य कारणों के बारे में देना है। तो ये हो गया आर्गुमेंटेटिव। इसमें हमने स्टैंड लिया कि यह एक प्रमुख कारण है, परंतु यही एकमात्र कारण नहीं है। अब इसको बढ़ाया कि फ्रांसीसी कंपनी के योग्य संचालक डुप्ले को स्वतंत्र रूप से काम करने पर अंकुश लगाने तथा भारत में युद्ध के संचालन के लिए काउंट डी लाली को सीधे पेरिस से भेजे जाने का निर्णय फ्रांसीसी कंपनी के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारकों ने भी फ्रांसीसी विफलता में भूमिका निभाई। एक फ्रांसीसी कंपनी की तुलना में ब्रिटिश कंपनी की बेहतर व्यावसायिक सफलता, ब्रिटिश कंपनी को रॉबर्ट क्लाइव एवं सब आयरकूट जैसे योग्य अधिकारियों की सेवा प्राप्त होना। दूसरा, ब्रिटिश कंपनी को, इसको तथा कर देते हैं, तथा ब्रिटिश कंपनी को बंगाल का संसाधन प्राप्त होना। थर्ड, वैश्विक राजनीति में ब्रिटिश साम्राज्य के साथ साथ प्रतिस्पर्धा में फ्रांस का पिछड़ जाना। इस प्रकार फ्रांसीसी कंपनी की विफलता के लिए एक से अधिक कारक उत्तरदायी रहे। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने पहले स्टैंड लिया। हमने कहा कि देखिए, पहला एक इंट्रोडक्शन का लाइन दिया, फिर हमने बताया कि देखिए, मतलब निर्णय के मामले में, डिसीजन मेकिंग के मामले में जो फ्रांसीसी सरकार का फ्रांसीसी कंपनी के मामले में हस्तक्षेप था, वो फ्रांसीसी कंपनी की विफलता का एक कारण अवश्य था, एक प्रमुख कारण अवश्य था, परंतु यही एकमात्र कारण नहीं था। फिर हमने इसको शुरू करके बताया कि देखो, निर्णय में यहाँ सरकार ने गलती की, उसका खामियाजा कंपनी को भुगतना पड़ा, परंतु इसके लिए ये कारक भी उत्तरदायी है। और तब एक पंक्ति में हमारा निष्कर्ष आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आज तो आपको कर्नाटक युद्ध में ही टाइम खींच गया, और मैं आपको, और भी कोई इन लोगों का क्वेश्चन है, क्वेरीज? हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि ये आपका टाइम खींच गया, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं, मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है कि आप लोग पढ़ना, समझना और लिखना शुरू कर दें। पढ़ना, समझना और लिखना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए इसको कंप्लीट करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। हम बड़े आराम से आपको पढ़ाने में कामयाब होंगे। तो आज मैं यहीं अपने लेक्चर को विराम देता हूं। कल मैं, ये आपका पार्ट कल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कल जो कल बंगाल का पलासी, बक्सर, बंगाल की दीवानी, ये सारे पहलुओं में आपको बढ़िया से क्लियर करूंगा, और उससे संबंधित जो प्रश्न है वो प्रश्न भी करूंगा। तो आज मैं यही रुकता हूं। आई सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।